चलिए शुरू कर लेते हैं। करें शुरू? ठीक हो ना सब? जोर से बोलो। चलो, ठंड में नहाना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो और ठंड लगेगा। ठंड का सीधा सा नियम है, ठंड में नहाना है। गर्म पानी से नहाओ चाहे जैसे भी नहाओ, लेकिन नहाना है, नहीं तो तबियत खराब हो जाएगा। हम पहले बता दे रहे हैं, अब बाकी मर्जी आपकी है। भाई कुछ लोग तो सुने 2-2 महीना तक नहीं नहाते हैं ना। अब भगवान उनका भला करे, लेकिन ठीक है, मतलब अगर उसके बावजूद भी एडजस्ट कर ले रहे हैं तो क्या दिक्कत है। बहुत बड़ा चीज है। अब आमिर खान भी नहीं नहाता है। आमिर खान सेंट से काम चलाता है 3-3 महीना तक। तो भाई वो शूटिंग वूटिंग करता है तो उस हिसाब से काम उसका हो जाता है। अब आपका समझ में हमको नहीं आ रहा है क्या है, मजाक बोल रहा हूँ, बट ऐसी टॉपिक शुरुआत इसलिए किया हूँ कि बहुत लोग जो है ध्यान में रखिएगा, ठंड से बचने का एक ही रास्ता है, नहाना है, ठीक है। चलिए फिर से पूछ रहा हूँ, सब ठीक हो? देखिए बस लाइटर नोट पे शुरू करने का फायदा ये है कि थोड़ा काम हो जाएगा। उसके बावजूद भी आप कुछ लोग कसम खा गए, चाहे जो हो जाए हंसना नहीं है हमको, चाहे जय हो जाए, जैसे कुछ भी बोलेगा समझ। तो भैया वैसे नहीं बनना है, रिजिड नहीं बनना है। चलिए तो सर म्यांमार स्टार्ट कर रहे हैं, और म्यांमार को स्टार्ट करने से पहले बस ऐसे ही आपको मैं चाहता हूं कि थोड़ा मैप दिखाऊं। बहुत दिन हो गया हुआ देखे हुए, म्यांमार एक बार देख लेना, क्योंकि इसके बाद काम आसान हो जाएगा। तो पहला देखो, म्यांमार दिख रहा है पूरा व्हाइट वाला, ये यहां ले आते हैं, यहां पे दिख रहा है, थोड़ा बहुत तो दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, ये दोनों जो मेरा लिखा हुआ है उसके बीच में दिख रहा होगा। तो म्यांमार के एरिया देखने के लिए सबसे बड़ा कारण बताने का ये है कि देखोगे तो म्यांमार मिजोरम से टच कर रहा है क्या? अरे बोलो ना। और किससे किससे कर रहा है? मणिपुर, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ध्यान से देख के बताओ, क्या असम से कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। लेकिन असम से जो नहीं कर रहा उसके पीछे कारण है कौन सा? अगरतला वाला, यानी कि त्रिपुरा। ध्यान से समझना। तो त्रिपुरा से इसका बॉर्डर शेयर हो रहा है। अगर सिर्फ एक असम को और सिक्किम को छांट दिया जाए, ठीक है, तो सर मामला लगभग हो जाएगा। कुछ हद तक मेघालय को भी छाट दिया जाए तो लगभग इधर पूरा टच करेगा। क्लियर है? ये ध्यान में रखना एक बार, क्योंकि अभी मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट यहां से क्वेश्चन आएगा। तो मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट क्या है मैं बताऊंगा आगे के क्लास में। फिलहाल तब तक जो है मामला आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है ना। ये देखो, ये अपने आप ही चल रहा है। चलो बढ़िया है, सब मजे ले रहे हैं, ये भी मजा ले रहा है। हंस लो, खोल के हंसो सब, उसके बाद खत्म होगा। चलो एक बचा हुआ है अभी। बजा भाई। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रुक जा, चलो हाँ, अब इसको थोड़ा विराम देते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, जो इंडिया और म्यांमार वाला है, तो पहले मैप दिमाग में रख लेना। किससे किससे, फिर बोल रहा हूं, पूछ रहा हूं, बिना देखे बताना, किससे किससे टच कर रहा था? मिजोरम, मणिपुर नहीं करेगा, मेघालय नहीं, सिक्किम, अगर इन तीनों को छोड़ दिया तो बाकी सबके साथ टच कर रहा है अभी, बस यहां ध्यान रखना। अब आते हैं सर म्यांमार के कोर्स में। हम चाहे तो म्यांमार आज निपटा दें पूरा का पूरा, लेकिन म्यांमार आज निपटाएंगे नहीं, मन नहीं आज। तो म्यांमार जितना निपटाने का उतना निपटाएंगे। क्लियर है? बाकी देखेंगे कहीं मन हो गया तो निपटा देंगे। और कल एक दिन आपको मिल जाएगा ब्रेक, फिर शनिवार और संडे को हम लोग जो है पूरा का पूरा करंट अफेयर और आईआर। चूंकि चाइना में पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार मैं एक चाइना और एक भूटान, तो कोई जाकर ये ना बोले कि सर छूट गया है, चाहे जो कुछ छूटा तो भी नहीं है, उसके बावजूद सब आपको बता दिया जाएगा। मस्त हो जाइएगा। और बच्चे का फॉरेन पॉलिसी एक दिन काफी है, बार हो गया है सब कुछ, है ना, तो आपका बस फायदा है कि निपटा लीजिएगा। खैर आते हैं म्यांमार। दो नाम, जिस तरह से साक्या क्लान कहां पे पड़े थे? नेपाल में, वैसे ही तापुसा एंड भल्लिका, दो नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये तापुसा एंड भल्लिका जो है, ये वो लोग हैं जिनको बुद्ध भगवान भेजे थे, और भेजे इसलिए थे कि म्यांमार में जाओ बस, और मेरा जो है चोटी लेकर जाओ, मतलब स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर बोलते हैं ना, कि जैसे बाल वो लेके जाओ और वहां पे बुद्धिज्म जो है स्प्रेड करो, पे पूजा वाला सिस्टम शुरुआत होगा। हेयर स्ट्रैंड, लॉजिक कहने का मतलब कुछ नहीं है,
लॉजिक ये है कि तापसा और वल्लिका दो ऐसे साधु थे जिनको भेजा गया म्यांमार में क्या हिंदुइज्म का प्रचार करने के लिए कि बुद्धिज्म का? बुद्धिज्म का। बात खत्म। तो सर बुद्धिज्म फिर से इंडिया और म्यांमार के बीच में कॉमन फैक्टर बन गया, हाँ या ना? और बुद्धिज्म लगभग बहुत सारा कॉमन फैक्टर बन गया है। तो बुद्ध भगवान को बहुत थैंकफुली आपको करना पड़ेगा कि उन्हीं की वजह से जो है इंडिया बचा हुआ है, राम जी की वजह से बीजेपी बचा हुआ है। लेकिन पूरा अगर इंडिया की बात बोले तो किसकी वजह से बचा हुआ है? कांग्रेस वाले इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना, वो भी टूटने वाला है। अब आना जरा इधर। तो तापुसा वल्लिका दो ऐसे थे जिनको बुद्ध भगवान ने भेजा किसके लिए? प्रचार करने के लिए। आगे दो चीज है, म्यांमार में जो लोग थे वो बेसिकली थे कहां के, कैसे, ये समझ लो पहले। देखो म्यांमार के लोग भी अपने ही हैं, ध्यान से समझिएगा। ये वो लोग थे जो बहुत पहले चले गए, इंडियन ओरिजिन के थे, और जो गैंगेटिक प्लेन में रहते थे वहां जाकर बस गए। अब ध्यान से समझना, यानी कि म्यांमार में भी तो मैक्सिमम इंडियंस थे। और उसके बाद थर्ड पॉइंट, बुद्धिज्म वहां इसलिए स्प्रेड हुआ बिकॉज वहां पे जो गैंगेटिक प्लेन से लोग यहां गए थे सब क्षत्रिय थे, यानी कि अपर कास्ट के जनरली उस समय के हिसाब से। और बुद्धिज्म कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फेवर अपर कास्ट के लिए करता था, इस वजह से वहां पे बुद्धिज्म का भी प्रकोप का है लोअर कास्ट का। बट बुद्धिज्म का इंटेंशन इतना जरूर था कि बुद्धिज्म, ध्यान से समझिएगा और प्लीज एकदम ध्यान में रखिएगा, टाइम बर्बाद मत करिए क्योंकि म्यांमार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बुद्धिज्म का मेन कांड क्या है? बुद्धिज्म इसलिए स्प्रेड हुआ क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम अपर कास्ट का ज्यादा वर्चस्व था, लोअर कास्ट का? अपर कास्ट का, यानी कि कहीं ना कहीं बुद्धिज्म अपर कास्ट को थोड़ा बहुत फेवर करता था और इसलिए वहां पे जो है ये स्प्रेड हो गया। आगे और एक नाम है, ध्यान समझना, एक डायनेस्टी का नाम है प्यू डायनेस्टी, दिख रहा है? तो 17th सेंचुरी के अंदर जिनका नाम में सूर्य लगा है, और अगर सूर्य लगा है तो विक्रमादित्य लोग लगा ही देंगे, हाँ विक्रमादित्य लोग लगा ही देंगे आराम से। तो ध्यान से समझिएगा कि अगर प्यू डायनेस्टी में किंग के नाम कल्चर, फिर से बोल रहा हूं, डायनेस्टी 17th सेंचुरी में कौन सा था? प्यू डायनेस्टी। प्यू डायनेस्टी के नाम में यह था कि अगर सूर्य लगा है तो विक्रमादित्य भाई अपने आप लगा लेते थे। मतलब नहीं समझे, कुछ लोग लगा लेते हैं, जैसे जब नया नया सिंगर बनते हैं, नया नया कुछ होता है तो अपना लगा लेते हैं कि निरहुआ लाल आवारा या फिर कुछ दीवाना या कलुआ, कुछ कर अपना नया टाइटल लगा लेते हैं, कुछ भी जो है लगा लेते हैं। ओरिजिनल नाम से कोई सिंगर कभी प्रचलित नहीं हुआ है। ये नहीं होता है कि क्या श्यामलाल विद्रोही, बहुत सारा कुछ लगा लेते हैं, वो आपको पता है ना, कुछ भी लगा लेते हैं। इधर इनका रूल था कि अगर सूर्य है तो विक्रमादित्य लोग लगा लेते थे। हालांकि इसके ऐतिहासिक एक नियम है, लेकिन फिर भी विक्रमादित्य अपने टाइटल लगा लेते हैं। मैं एक बार फिर से वापस से शुरुआत कर रहा हूं। म्यांमार की बात करें तो दो नाम है, एक तापुसा और दूसरा कौन? वल्लिका। ये दोनों लोग वो थे जिनको सेंड किया गया, किसके द्वारा? मेरे द्वारा नहीं भाई, किसके द्वारा? बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में बुद्ध भगवान का रोल, वहां जाकर लोग प्रचार किए। मैंने बोला म्यांमार में जो पहले लोग थे वो लोग इंडो गैंगेटिक प्लेन से जाकर फंस गए थे। कहां पे? इंडिया में कि म्यांमार में? म्यांमार में। देखिए वो थे इंडियन, हम लोग हर जगह बसे हुए, हमारा डायस्पोरा हर जगह है, जिस तरह से बिहारी हर जगह है, समझ में आ रहा है? वो भी मोतिहारी जिला का हर जगह है, यूनेस्को में बैठा हुआ है वहां पे भी। तो इस तरीके का जो है ये पहुंचे हुए लोग हैं। आधे एक डायनेस्टी जो है कर रहा है, इधर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो प्यू डायनेस्टी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था इंडियन कल्चर से। क्यों इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा? जब वहां के लोग ही ऑलरेडी इन्फ्लुएंस और इंडियन हैं तो इन्फ्लुएंस तो होगा ही होगा। अब अगर थोड़ा सा नेक्स्ट अगर आगे देखेंगे, ये मतलब थोड़ा सा चेंज आएगा, और चेंज आने के पीछे मुस्लिम्स का होगा कारण। यहां ध्यान से देखना, मैंने बोला कि अंग्रेज ने एक काम किया है। क्या किया है? हर किसी को एक जगह पर लेकर छोड़ दिया है। और क्या वहां के कल्चर से उन लोग को मिलने दिया गया है? क्या नहीं, वहां के कल्चर से अलग कर दिया गया ताकि मामला जो है निपटा दिया। और आप देखो एक जगह पे भी कुछ वैसे लोगों को ले जाकर वहां छोड़ेगा। अच्छा, हिस्ट्री में थोड़ा बहुत आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, तो निर्वासित बड़ा पॉपुलर है कि इनको रंगून निर्वासित कर दिया गया। तो जो बूढ़े बूढ़े लोग हो जाते थे तो अंग्रेज उनको निर्वासित करके पेंशन में भेज देता था, टेंशन नहीं लेने का। इधर देखिए, तो बहादुर शाह जफर को भी ब्रिटिशर्स ने एग्जाइल कर रंगून भेजा था। तो पिया कहां चले हैं? रंगून। क्योंकि म्यांमार जो है, अंग्रेज को ऐसा लगता था कि इंडिया पे हमारा राज है तो म्यांमार भी अपना ही थे, उनको बुरा फील नहीं होता था, उनकी अलग फील नहीं होता था। और आईआर में मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था, ध्यान से समझना, लाओस वियतनाम, अरे याद है भूल गए? तो लाओस वियतनाम में किसका राज था? फ्रांस का था। और म्यांमार पे किसका राज था? ब्रिटिशर्स का। तो म्यांमार भेजने के पीछे ये भी कारण था
कि अगर म्यांमार भेजते हैं तो पहला बात सबसे बड़ा टेंशन यह है कि म्यांमार, अगर मैप को ऑब्जर्व करोगे तो मैंने बोला कि म्यांमार में फ्रांस अपना गेम नहीं खेल पाएगा। पहली बात तो ये, क्योंकि देखो म्यांमार का विशेषता ये है कि बड़ा जबरदस्त जबरदस्त लकड़ी मिलता है वहां, बहुत भयंकर भयंकर, एकदम सीधा सीधा। असल लकड़ी सबको सीधा ही चाहिए, गांव नहीं देखते हैं सीधा लकड़ी के लिए लड़ाई हो जाता है, मतलब शीशों के लिए वो जो है कुदार चल रहा है, आप समझिएगा ध्यान से। तो लॉजिक क्या है कि अगर सीधा लकड़ी है और सैंडलवुड टाइप है तो सबको इंटरेस्ट है उसमें, लेकिन म्यांमार में भेजने के पीछे कारण है, चाहता तो बहादुर शाह जफर को म्यांमार के जगह पे कहीं और भेज सकता था, ब्रिटिशर्स का पूरा ऑल ओवर इंडिया विस्तार है, लेकिन म्यांमार में इसलिए भेजा ताकि सर वो म्यांमार को अपना ही मानता था कि इंडिया पे कब्जा है तो म्यांमार भी हमारा है। पहला लॉजिक यहां क्लियर। दूसरा, अब जरा ध्यान से देखिएगा तो बहादुर शाह जफर के बाद एक दूसरा कांड है। म्यांमार वाज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर ब्रिटिशर्स बिकॉज दे कैन कीप एन आई ऑन लाओस वियतनाम, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग बात किसके कंट्रोल में था, फ्रांस के। क्या आप लोग जिंदा हो? जो से बोला ऐसे रहो तो सर जिंदा रहना। अब म्यांमारी जो ऑल्सो एन एक्सेस टू गो इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जाने के लिए भी म्यांमार एक बढ़िया रास्ता है, और म्यांमार में कब्जा होना मतलब पूरा नॉर्थ ईस्ट स्टेट पे कंट्रोल होना, ध्यान से समझिए। और ब्रिटिशर सोचेंगे अगर म्यांमार पे हम रहते हैं, म्यांमार देखो क्या है, मैप के अकॉर्डिंग अगर मान लो ये हम बनाते हैं, इधर के साइड में अगर जाते हैं तो म्यांमार लगभग उधर सबसे कोना में चला गया, और जब कोई कोना में उधर एक पावरफुल आदमी हो जाए, अरे हाँ या ना, वो चाहते ना तो इसको मिजोरम ही भेज देते हैं, किसको, बहादुर शाह जफर को, लेकिन भेजा कहां, रंगून, म्यांमार में। क्यों सर, यहां से वहां बीच में अपने आप पे चीजें कंट्रोल हो जाती। और म्यांमार में ध्यान से समझिएगा, म्यांमार में सबसे प्रमुख रीजन ये भी है कि सी का एक्सेस बहुत बढ़िया है, बे ऑफ बंगाल, वहां पे आप जगह पे राज किया जहां पे सी का एक्सेस बहुत आसानी से मिल जाए, और सब चाहता था, फ्रांस भी चाहता था, लेकिन सब बाद में लड़ाई हुआ तो अंग्रेज सब जगह छीन लिया। इधर देखिएगा तो फाइनली क्या हुआ, म्यांमार ऑल्सो एक्सेस टू द नॉर्थ ईस्ट स्टेट। उसके बाद टिम्बर, और टिम्बर सिंपल सा लकड़ी है, तो टिम्बर जो है सबको चाहिए था, और इस वजह से अंग्रेज जो है अपने आप ही वहां पे कंट्रोल करते थे ताकि फ्रांस फायदा ना उठा पाए। लास्टली एक और पॉइंट है, साउथ इंडिया के, ध्यान समझना, म्यांमार में बाय सी रूट, एंड देन इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैप का सहारा लेना पड़ेगा आपको, तो आसान हो जाएगा काम। देखो नहीं दिखेगा तब भी हाँ बोलना। अब मान लो यहां उड़ीसा है, उड़ीसा से जाना चाहते हो नॉर्थ ईस्ट स्टेट, तो आराम से बे ऑफ बंगाल में उतरे और सीधा निकले और आराम से म्यांमार में चले गए, ध्यान समझना। और म्यांमार से फिर तुम इधर स्टेट होते हुए अपना घूम लिए, तो आसान है चीजें, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर तुम इधर से भी आंध्र प्रदेश, ये पूरा जो पूरा का पूरा हमारा ईस्ट कोस्ट है, यहां से कहीं से भी निकलो काम आसान हो जाएगा। अब इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, बड़ा एडवांटेज ये है कि साउथ इंडिया से म्यांमार में सी रूट से गए, लेकिन म्यांमार से अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जाना चाहते हो तो लैंड रूट चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे भैया चाहिए कि नहीं चाहिए? अब देखो एक सब जोड़ दिए, मल्टी मॉडल। मॉडल का मतलब सिंपल है कि अगर एक रास्ते से आप जा रहे हैं, मतलब सी रूट खाली कर रहे हैं, तो ये मल्टी मॉडल है कि सिंगल मॉडल है? सिंगल मॉडल गए, अब सी से गए, उतरे और फिर रोड से जा रहे हैं, तो कितना हो गया, एक से ज्यादा। जब एक से ज्यादा हो उसको हमेशा मल्टी मॉडल बोलेंगे, ध्यान समझिएगा। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट इंडिया वही चलाया जिस पर सर पाकिस्तान का नजर था। पाकिस्तान चाहता था कि ये सक्सेसफुल नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि सर अगर जैसे ही इंडिया कालादान मॉडल जो है सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके सबसे दो बड़े फायदे, नॉर्थ ईस्ट स्टेट सुरक्षित हो जाएगा। कैसे? हमको कुछ भी भेजना है, यहां ध्यान से देखो, अगर आज हमको हम सर भेजेंगे, यहां बंगाल होते हुए जाएगा, पूरा का पूरा फिर मेघालय के थ्रू या असम के थ्रू होते हुए पहुंचेगा कहां? त्रिपुरा में। लेकिन अगर मान लीजिए वेस्ट बंगाल से चाहते हैं त्रिपुरा जाना, तो हमारे लिए सबसे इजी है, सी में उतरे और आराम से यहां म्यांमार के थ्रू चले गए, हमारा पूरा का पूरा जो है खर्चा बच जाएगा। क्या सुन पा रहे हैं? तो हमने क्या किया, सोचा कि वेस्ट बंगाल से निकलेंगे सी रूट से, फिर एंट्री मारे और वहां से रोड से चले जाएंगे अगरतला। तो क्या ये सिंगल मॉडल हुआ या मल्टी मॉडल हुआ? मल्टी मॉडल। और इसका सबसे बड़ा मजेदार बात क्या है कि जैसे मल्टी मॉडल होगा, इधर देखिए, आपने किसी एक स्टेट में बस बात पहुंचा देना है, बात खत्म। एक जगह कहीं पे भी पहुंचा दो, अगर आपने अगर तल्ला में पहुंचा दिया, अगर तल्ला से होते हुए पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट स्टेट में फैल जाएगा। सुन पा रहे हैं? क्या सुन पा रहे हैं? तो लॉजिक क्या है कि ओवरऑल पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट स्टेट हमारा सुरक्षित हो जाएगा।
यहां तक डन। अब नॉर्थ ईस्ट स्टेट सुरक्षित होना, इधर देखो सबसे ज्यादा चीड़ किसको मचता है पता है? नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए, पाकिस्तान को। ध्यान से देखना, पाकिस्तान का ही था ये कौन? बांग्लादेश। भाई नॉर्थ ईस्ट पाकिस्तान, हमने बांग्लादेश बना दिया। अच्छा, पाकिस्तान ताक में है कि म्यांमार के साथ अगर हमारा दोस्ती हो जाए, सर सोच के देखो कितना डेंजरस है। अगर म्यांमार का दोस्ती पाकिस्तान के साथ हो जाए, मतलब वो हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट को जैसा चाहे वैसा कंट्रोल कर सकता है। हम कितना भी कोशिश कर लें, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। और देखो उसके लिए आसान भी है। क्यों? अरे ईस्ट पाकिस्तान कभी ना कभी तो उसका था, तो उसमें से कोई ऐसा हरामखोर तो होगा ही जिसके साथ वो गेम खेल सकता है। और मैंने पढ़ाया था आपको बांग्लादेश में बीएनपी, खालिद जिया, राक्षसनी, याद है कि भूल गए? तो सर हमारा एक आईएसआई का एजेंट है और एक लगभग मुजाहिदीन का एक दूसरा है बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश से चाहता है, मैं तो समझ जा चाहता है कि म्यांमार कंट्रोल हो जाए। और बांग्लादेश और म्यांमार का अगर दो दो ग्रुप भी कंट्रोल हो गया ना सर, तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हमारा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैंने बार बार बोला है, बीजेपी गवर्नमेंट ने जानबूझकर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में इन्वॉल्वमेंट अपना बढ़ा दिया। और ऐसा नहीं है बीजेपी ने बढ़ा दिया, सुप्रीम कोर्ट का पर्सनल इसमें आदेश आया कि बेटा ऐसा है कि 2018-19 तक नहीं किया ना तो मामला निपट जाएगा। और इस वजह से अचानक से सारा नेता सब जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में इंटरेस्टेड हो गया और न्यूज आने लगा नॉर्थ ईस्ट स्टेट का, जो कभी नहीं आता था। क्यों? क्योंकि हम जान गए थे कि ये दूसरा मामला होने वाला है। और जिस तरह से हमने ईस्ट पाकिस्तान बर्बाद किया, सर आज भी देखोगे तो कुछ लोग अरुणाचल प्रदेश या वहां के लोगों को चाइनीज बोल देते हैं। हरामखोर को शर्म नहीं आता है, अपने ही लोग हैं, अपने ही सब कुछ है, लेकिन नस्लवाद के इस लेवल पे सबके दिमाग में घर किया हुआ है कि सर उसको भी वो लोग क्या बोले, चाइनीज है, चाइनीज टाइप दिखता है, ये सारा कुछ। तो ये चीज अगर होगा, ऐसा ही तो ईस्ट पाकिस्तान में भी हुआ था बंगाली के साथ, और जिसका खामियाजा पाकिस्तान भुगता। सेम ऐसे ही सिन्हलीज और तमिल के साथ हुआ था, सब भुगता। लेकिन बच इसलिए गए हम लोग कि अंत अंत तक भी बोल देते हैं, पहले तो मजाक उड़ा देते हैं, लेकिन लास्ट में बोलते जायदा का भाई बड़ा। अब ये जो भाई वाला है ना, इसलिए थोड़ा बहुत बच जाते हैं अपन। ये तो हमारे अंदर जितना ज्यादा वीक पॉइंट है ना, उतना ज्यादा पूरे वर्ल्ड में किसी का वीक पॉइंट नहीं है। अरे किसी को लड़वाना है तो जाति पर लड़वा दो, नहीं तो धर्म पे लड़वा दो, धर्म छोड़ो काला गोरा पे लड़वा दो, जिधर मन उधर लड़वा दो। इतना ज्यादा तो कहीं डाइवर्सिटी है ही नहीं लड़ाई का, लेकिन उसके बावजूद भी अपन सेफ है। बराक ओबामा जो हमेशा क्यों परेशान रहता है? तो भाई इतना वोलाटाइल कंट्री है। आए सोनिया गांधी के घर डिनर पे, अपना बायोग्राफी में लिखा है कि हमको समझ में नहीं आता इतना शांति कैसे रहता है सब। अब ये जो शांति है उसको कैसे पता है कि शांति इसलिए रहता है कि लोग खुरपी लेके सोया रहता है यहाँ पे, समझ में? तो लॉजिक क्या है कि यहाँ पे मामला जो है प्यार से जब तक होगा तब तक होगा, लड़ाई होगा तो हंसुआ खुरपी कोदार सब निकलेगा। और ये जो है यहाँ काम होता है। ध्यान से देखना है, अगर हम ओवरऑल पूरा एक कंक्लूड करें तो दो नाम मत भूलिएगा, ये नाम आपको हर जगह जिक्र करेगा, न्यूज पेपर में खूब आता है, तापुसा बलिका, और सब रट लेता है, फिर करंट अफेयर का वीडियो देख लेगा, ये कुछ काम नहीं है, बस खाली नाम याद रख लो। तापुसा बलिका का देन इसलिए है क्योंकि बुद्धिज्म को स्प्रेड कर दिया। कहां पे? म्यांमार के बांग्लादेश में, म्यांमार में। और दूसरा, उसके आगे की बात करते हैं तो सिंपल एक चीज याद रखना है कि हमारे अपने ही लोग हैं। कहां? म्यांमार में। इंडो गैंगेटिक प्लेन से थे, क्षत्रिय लोग ज्यादा हैं। अब क्षत्रिय लोग ज्यादा हैं तो चूंकि बुद्धिज्म का थोड़ा सा प्रभाव अपर कास्ट पे है, तो बुद्धिज्म। बहादुर शाह जफर को कहां निर्वासित किया गया? रंगून। उसके बाद आगे चलेंगे तो सर म्यांमार में अंग्रेज बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि फ्रांस का इतु सा भी हस्तक्षेप, मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट उसके हाथ से जाना, इसलिए फ्रांस को बिल्कुल रोक के रखा हुआ है। इसलिए फ्रांस कहां पे सिमटा हुआ है? लाओस, वियतनाम। और मैं सारा कुछ पढ़ा चुका हूं। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले फ्रांस ने भी अंग्रेज को आंख दिखाया, और अंग्रेज नाक दिखाकर क्यों दिखाया? क्योंकि सर उसको पता था अलग हो चुका है। और फ्रांस किसके साथ मिल गया था? रसिया के साथ। और मिल के बोला कि बेटा ऐसा है, अंग्रेज को मजा चखाना है, तो मजा चखाना है तो अलायंस हम लोग कर लेते हैं, अंग्रेज अकेले बचेगा। जैसे ही अकेले बचेगा तो क्या होगा? दो चीज होगा, फर्स्ट उस पर प्रेशर बनेगा और हम उससे बोलेंगे बॉर्डर सुलझाओ, और यही हुआ। बॉर्डर सुलझाया, दोनों मिले, वर्ल्ड वॉर 1 कांड हुआ। तो अगर हम देखेंगे ओवरऑल तो एक 10वां नंबर पॉइंट सबसे ऊपर है, जरा ध्यान से देखना। ये अब एक ऐसा मूवमेंट है जहां से म्यांमार का पूरा इतिहास बदल जाएगा। हम आज चाहे तो पूरा म्यांमार खत्म कर देंगे, लेकिन आज खत्म नहीं करेंगे क्योंकि मन नहीं है, लेकिन देखेंगे कहीं खत्म हो जाए तो ठीक है। तो आगे देखिएगा, एक दो नाम है, आपको पता नहीं दिख रहा हो नहीं दिख रहा उससे मत नहीं है, मैं बोल दूंगा 10 बार बोल दूंगा। एक है छतियार कम्युनिटी, दिख रहा है? और ये जो छतियार कम्युनिटी है ये बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है, ध्यान से समझना। ये छतियार कम्युनिटी कुछ ऐसा है जो हिंदू है। फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। छतियार कम्युनिटी क्या है? हिंदू। अच्छा, पहले से जो लोग रह रहे हैं वो बुद्धिज्म ज्यादा स्प्रेड हो चुका है कि हिंदुइज्म? बुद्धिज्म। मैंने एक डायनेस्टी का नाम बताया था, कौन डायनेस्टी था? अरे प्यू डायनेस्टी। और प्यू डायनेस्टी हिंदू था कि मुस्लिम था? हिंदू था। तो प्यू डायनेस्टी हिंदुइज्म था। साउथ इंडिया से
लेबर लेके जा रहा है ब्रिटिशर्स। अच्छा देखो, साउथ इंडिया से क्यों लेके गया वे? आप सोच के देखो, वो चाहता तो सर लेबर ही तो ले जाना था। इधर देखो, साउथ इंडिया में तमिल वालों को लेकर श्रीलंका में बसाया हरामखोर। ध्यान में समझना। फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल का छोड़ो, बिहार के कुछ लोग मधेसी, जो मैंने नेपाल पढ़ाया था, उन लोग को बिहार या आसपास के लोग को वहां जाकर बसाया। और अब की बार साउथ इंडिया से लेबर लेके जा रहा है और कहां बसा रहा है? म्यांमार में। भाई ये कितना बड़ा षड्यंत्र है, इसका लॉजिक समझो। अंग्रेज छोड़ के पूरा वर्ल्ड चला गया, लेकिन आज भी हर जगह है। और वो सर जानता था, मैंने क्या बोला, श्रीलंका में गया छोड़ के 1948-49 में, फिर आ गया बैकडोर एंट्री, और अब की बार काका को भी लेके आया। किसको? यूएसए को। तो लॉजिक क्या है कि यहां पे भी वो सेम गेम खेलना चाहता है कि म्यांमार में छोड़ के अगर जाएगी तो मामला सब ठीक ठाक, हमको बुलाया जाए। पंचायती इस तरीके से करो कि बार बार बुलाया जाए। कुछ समझ में आ रहा है? गांव में भी नहीं होता है कि पंचायती ऐसे ऐसे लोग को बुलाया जाता है, और पंचायती में जो है पंच लोग जो होता है बड़ा डेंजर टाइप का हो जाता है। कभी कभी पंच का कुटाई हो जाता है। अब पंच जो है उसके बाद पंच भी स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो पंच का पिटाई पहले होता है, बाकी दोनों दोनों मिलकर साथ में कुट देता है। इधर देखिएगा, तो छेतियार कम्युनिटी इसलिए है क्योंकि यहां पे एक हिंदू को ले गया और बंगाल से मुस्लिम को ले गया। ध्यान से समझना। अच्छा, मुस्लिम को बंगाल से उठाया, हिंदू को कहां उठाया? साउथ इंडिया से। मैप इमेजिन करो कि सर ये बंगाल से इसको ले गया यहां पे, और यहां से ले गया किसको? लगभग साउथ इंडियन हिंदुइज्म को। छेतियार कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी ले जाने का क्या मकसद है आपका? आप अगर सिर्फ लेबर ही ले जाना था तो किसी एक कम्युनिटी से ले जाते, लेकिन हल इतना ज्यादा डाइवर्सिटी धर्म में होना, लेबर में डाइवर्सिटी का क्या मतलब क्या फर्क पड़ता है? आपको लेबर का ही काम करवाना होता तो ही काम करते, लेकिन ये नियत पहले ही। जो आप आरसी गुहा का बुक है, हालांकि पढ़ी हुई मत, तुझे तो पढ़ते हैं, तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि ब्रिटिशर्स वेयर वेरी मच इंटेलिजेंट अबाउट दैट, कि भैया उनको पहले से पता था कि आने वाले समय में ये कांड अगर नहीं करवाएंगे तो हमारा वर्चस्व और एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। और आज देखिए वही समय हो रहा है। आज ब्रिटिशर्स का लगभग एग्जिस्टेंस खतरे में है। कैसे खतरे में है सर? ना तो उसको अब यूएस से भी पूरा तरह से पूछ रहा है, और उसका वर्ल्ड वाइड पूरा तरह से वैल्यू जो है धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है, जिसके पीछे सारा लोग अब ये बात को है समझ चुका है, और इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो ब्रिटिशर्स इस बात को समझ रहा था, भली बात, इसीलिए गेम खेलने के लिए है। अब देखो, जब जब विवाद होगा, आपको लगता नहीं है कि ब्रिटिशर्स को बार बार पूछा जाएगा? पूछा जाएगा ही जाएगा। चाइना में वैसे ही कितना सारा बॉर्डर डिस्प्यूट, नाम सुलझा दिया, माइक मॉल लाइन, जॉनसन लाइन, जानबूझ के छोड़ा कि हमको पूछेगा। और सर कुछ लोग जानबूझ के नहीं, घर में किसी को नहीं देते हैं सामान कि हमसे मांगेगा तो सही, कुछ लोग कसम खा रहे तो हो जाए नहीं मांगेंगे। और ज्यादातर फैमिली में चलता है कि मांगी हम तबे दे, और दूसरा क्या होता है, फैमिली वाला वो भी रहता है कि ना मांग हम चाहे जो दे। तो लॉजिक इस तरह से चलता है। बहुत सारे हरामखोर नेगेटिव लोग जो है वो अपनी वाइफ को जो है बहुत सारा कुछ नहीं दे, बोलता मांगेगी तब भी, उसके पहले नहीं। अब इस तरीके का कांड होता है तो सर दो चीज होगा, विवाद होगा, डिवोर्स होगा। यहां पे भी कुछ वैसा ही हुआ। ध्यान से देखिएगा, बंगाल मुस्लिम लेबर, और यहां पे अंग्रेज को लेबर की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वहां पे नागाज कहां है? नागालैंड। अब नागाज जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, वहां पे वो लोग बोले क्या कि भैया हम लोग हैं अपर क्लास के आदमी, लेबर का काम हम नहीं करते हैं। कौन बोला? नागाज। अच्छा, आपको लगता है कि ब्रिटिशर्स के सामने नागाज बोला होगा और ब्रिटिशर्स चुप हो गया होगा? आप समझ पा रहे हैं? कुटाई तो हुआ होगा, लेकिन फिर भी कुटाई होने के बावजूद भी अब अंग्रेज अगर खाली कूटते रहेगा तो बिजनेस कौन करेगा? कितना कूटोगे? तो सर नागाज का जो है पीछे छोड़ा आना, ये रीजन दिया गया है जिसके कारण लोग साउथ इंडिया से और वेस्ट बंगाल से लेबर लेके गए। लेकिन सच बात है ऐसा कुछ नहीं। इसलिए क्योंकि अगर ऐसा कुछ रहता तो सर जितनी बार कोई विरोध करेगा, अंग्रेज इतना ताकतवर आदमी है कि उसके सामने कोई विरोध करो, चुप रह के काम ना करो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर ऐसा हुआ रहता तो सर इतना 100 साल 200 साल तक तो राज कर लेते। लेकिन ये रीजन बहानेबाजी है। जैसे ब्लैक होल की घटना मैंने इतिहास में पढ़ा है, तो वो भी एक बेकार का बात है। क्यों बेकार का बात है? कि बोला गया कि अंग्रेज को आप बंद कर दिए, उसमें सब लोग मारे गए थे, मात्र 1-2 आदमी बचा था। जबकि वो इसलिए है कि नृशंस हत्या इंडियन लोगों का किया गया, इसलिए ब्लैक होल को जस्टिफाई कर दिया गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स को मारा गया इस तरीके से, इसलिए ब्रिटिशर्स ने इंडियन लोगों को मारा, वो सिर्फ जस्टिफाई करने के लिए। जबकि ब्लैक होल की घटना इतिहास में आज तक कहीं प्रूव नहीं हुआ है। सुन पा रहे हैं ध्यान से? सेम यहां जस्टिफाई हो रहा है। देखिए, तो ओवरऑल 2 कम्युनिटी के नाम प्लीज याद रखिएगा, चेतियार कम्युनिटी और बंगाल के मुस्लिम्स गए हैं। कहां पे गए हैं? म्यांमार के अंदर। यहां तक क्लियर है? अब जाएंगे जैसी, तो आप मुझे बताइए 2 चीज होगा। सबसे पहला कि यार आपको लगता है कि धर्म का थोड़ा बहुत जो है यहां पे कॉन्फ्लिक्ट होगा, और इसी धर्म का कॉन्फ्लिक्ट होने के कारण नया मुद्दा उठेगा जो सबसे बड़ा तगड़ा पॉइंट होगा। देखिएगा जरा ध्यान से, नहीं दिखे तो चेतियार कम्युनिटी देख लीजिएगा। 1 मिनट दे रहा हूं, खाली जरा नजर फिराइए तो इस पे कुछ समझ आ रहा है? निद्रा के मुद्रा में गए।
बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आ तो जाना चाहिए, नहीं आएगा तो आप वहीं हैं। हो गया, देख लिए। इसमें एक दो पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, म्यांमार का भी न्यूज आपको सुनने को बहुत जल्दी मिल ही जाएगा। हम जब जब बोले मिलेगा, मिल जाएगा, क्योंकि आंग सांग सूकी जो हैं आ रही हैं जेल से बाहर। अब ध्यान से समझिएगा थोड़ा। पढ़ लिए कितने लोग? नहीं पढ़ लिए तब भी छोड़ दीजिए, अभी तक देखिए मेरे तरफ। क्या अलर्ट हो? जिंदा हो? प्रमाण दो। जोर से बोले, ऐसे ना, इतना जोर से बोलो कि बहुत दीवार हिल जाए। अब फिर से बोल रहा हूं, 1 2 3, या सुनो। खाया नहीं है सब, चलो खैर कोई बात नहीं। इधर छितियार कम्युनिटी एंड मुस्लिम लेबर को जब म्यांमार ले गए तो सबसे पहले बुरा किसको लगेगा? देखो ध्यान से, जो वहां पहले से है। अच्छा, ट्राइबल लोग ऐसे ही पसंद नहीं करते बाहरी लोगों का शक्ल। हम जब जाते हैं ना, हम लोग घूमने नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, तो हम लोग को देखते रहता है कि कहां से आ गए रही। इसलिए क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी पर्पस से तभी सेफ है। आप कभी जाइएगा सिक्किम, कभी असम जाइए, कभी जाकर देखिएगा जरूर। अब आप जा सकते हैं। पहले 2 जगह पे टूर पे कोई नहीं जाता था, हम बार बार बोले। एगो होता था कौन? जम्मू कश्मीर। कोई आदमी प्लानिंग नहीं बनाता था कि टूर पे जम्मू कश्मीर जाना है, तो जाएंगे लौट के आएंगे नहीं, इसका बात गारंटी नहीं है। तो कोई आदमी कहां तक चल जाता था? कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश तक, मैक्सिमम वहीं तक जाता था। जम्मू कश्मीर जाना है तो वैष्णो देवी जाएगा। बुझा रहा है? कहीं को समझता है इधर सेफ है, धर्म का मामला है ना, इंडियन गवर्नमेंट बचा लेगी। और सर बाकी वो जम्मू कश्मीर में कहा जाता है क्या? स्वर्ग है भाई, स्वर्ग है ना जम्मू कश्मीर, लेकिन कहां कोई जाता है? कोई नहीं जाता है। तो इंटरेस्टिंग बात क्या है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी कोई नहीं जाना चाहता था, लेकिन अब नॉर्थ ईस्ट स्टेट का टूरिज्म बहुत बढ़ गया है और लोग अब जाना चाह रहे हैं धीरे धीरे। तो अच्छी बात है, बुरी बात क्या है? तो सर लॉजिक है कि जब आप छेतियार कम्युनिटी और मुस्लिम लेबर को देखेंगे तो वहां के जो लोग पहले से थे, लोग को पसंद नहीं है कि अंग्रेज क्यों ला रहा है, लेकिन अंग्रेज चूंकि पावरफुल था तो लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे, आकर बसा दिया। अच्छा, बसाया भी देखो कैसे, मुस्लिम को फिर साथ रखेगा कि अलग रखेगा? अलग रखेगा। इनको रखा अलग एरिया में, छेतियार कम्युनिटी हिंदुइज्म थी, इनको थोड़ा अलग एरिया, दोनों को अलग भेजा। जो क्षत्रिय पहले से रह रहे थे, इनको भी थोड़ा बुरा लगा। अब आप मुझे बताइए, आप अपने फ्लैट में अकेले रहते हैं और आपके पापा है और बोले कि बेटा ऐसा है, ये हमारा जो है भतीजा है या मामा का या साला का बेटा, ये भी तुम्हारे साथ रहेगा। तो थोड़ा दिन तक आप पापा का बात मान ही लेंगे, उसके बाद धीरे 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 आपको मिलोगे कि कब रूम खाली करी, कब रूम खाली करी। भाई दबाव रिसोर्स पे पड़ेगा, सीधा सा बात है। ऐसा तो है नहीं कि नहीं पड़ेगा, स्वाभाविक है, वो पढ़ना है। 4 आदमी रह रहे थे, अब 6 आदमी रह रहा है, चावल भी ज्यादा खाएगा, है ना। तो लॉजिक क्या है कि रिसोर्स पे दबाव तो पड़ता है सर। इधर देखिएगा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट ले गया तब म्यांमार भी लोकल पीपल, क्षत्रिय नॉर्थ ईस्ट में नागाज, इनको अच्छा नहीं लगा, लगना भी नहीं चाहिए। देन दे गॉट इनसिक्योर कि बाहरी लोग क्यों आ रहे हैं, बट दे कांट रेसिस्ट बिकॉज उस समय ब्रिटिशर्स का राज था, तो कुछ बोल नहीं पाए। हम आजाद कब हुए? 56 में। कौन बोल रहा है? 47। और ब्रिटिशर्स इधर। म्यांमार आजाद कब हुआ? 48। म्यांमार का इंडिपेंडेंट डे जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो 48 में ये लोग आजाद हुए। अच्छा, श्रीलंका भी लगभग लगभग 48 में ही आजाद हुआ। इधर देखिएगा, पाकिस्तान कब हुआ? हमने सबको समझाया था कि तुम बेटा किसी से मत मिलना, ना कोल्ड वॉर चल रहा है, ना तुम रशिया मिलोगे, ना तुम किससे मिलोगे, यूएसए से। लेकिन हरामखोर एक इसको छोड़कर बाकी कोनो बात नहीं माना। और आप देखिए दशा, पाकिस्तान का भी वही दशा है, श्रीलंका का भी वही दशा है। म्यांमार उससे ज्यादा प्रोग्रेसिव चला गया और उसके पीछे कारण है। अब जैसी ये बात हुआ, इधर ध्यान से देखिएगा, म्यांमार आजाद हो गया। 1951 में इंडिया और म्यांमार ने एक ट्रीटी साइन किया और इसको बोला कि नॉन अलाइन रहना, किसी से जुड़ना मत। म्यांमार बोला डन। तो म्यांमार हैड एक्सेप्टेड इट एंड म्यांमार ना तो यूएसए के पास गया ना रशिया के पास गया। क्लियर यहां तक? आगे देखना नेक्स्ट। एक नाम अब मिलेगा नेविन। नवीन नहीं है ये, नेविन है। नेविन जो है उस समय रूलर था और लगभग आर्मी कमांडर चीफ का एक तरह से हेड था, जो जबरदस्ती। तो ध्यान समझिएगा, नेविन ने 1950 में लैंड नेशनलाइजेशन किया। अब यहां से कांड हो रहा है शुरू। लैंड नेशनलाइजेशन मतलब क्या होता है कि सर यहां का जो है हमारा, ये लगभग हम पूरा का पूरा, जिस तरह से हमने भी किया था। कब किया था? हम जब पॉलिटी में पढ़ाया था 1951, केशवानंद भारती केस से बहुत पहले, सबसे फर्स्ट,
जिसमें जानबूझकर हमने क्या किया था कि पूरा बोला कि जितना भी जमीन है वो सब केंद्र सरकार के अंदर आएगा और हम जिसको उसको देंगे जिसके पास जमीन नहीं है, यानी कि लैंड नेशनलाइजेशन होगा। कुछ बुझा रहा है? जो से बोलो। सेम ये भी कर रहा है। तो इस सबको बोला कि तुम अपना अपना जमीन दो, जिसके पास नहीं है उसको दे दिया जाएगा। क्षेतियार कम्युनिटी तो एग्री हो गया, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी एग्री नहीं हुआ। मुस्लिम कम्युनिटी बोला हमारा पैसा, हमारा धन, हमारा मेहनत हम काहे दें। तो यहां पे आपको क्या दिखेगा, सिविल वार जैसा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। इधर देखिए, क्षेतियार एंड मुस्लिम्स को अपने एक्स्ट्रा सरप्लस जमीन देना था गवर्नमेंट को, ताकि इक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, लेकिन क्षेतियार मान गए बट मुस्लिम्स नहीं माने। क्लियर यहां तक? पक्का? पूछना है उसके बाद ध्यान रखना। नेक्स्ट, क्षेतियार पूरे बर्मा में स्प्रेडेड थे। बर्मा राजधानी क्या है भैया? म्यांमार का राजधानी क्या है? अभी बताओ। नेपिदा। नेपिदा पढ़ाया था सबको। और बर्मा जो है वो पुराना नाम है म्यांमार का, पुरनका नाम है क्या? बर्मा। मतलब हम जब बोल रहे हैं इधर कि क्षेतियार कम्युनिटी पूरे बर्मा में डिस्ट्रीब्यूटेड था, जबकि मुस्लिम्स कम्युनिटी एक पर्टिकुलर एरिया में था। भूलना मत, ये भी पढ़ाया हुआ हूं। अराकन योमा, पेगु योमा, मैप में पढ़ाया हुआ मैंने अराकन योमा। और अराकन योमा में इस जगह को बोलते हैं रैकिन स्टेट, RAKHINE। और रैकिन स्टेट मतलब इन्हीं के नाम पे म्यांमार में इनको रोहिंग्या बोला जाता है। म्यांमार में इस कम्युनिटीज को जो अराकन योमा में रहते हैं, देखो टोला नहीं बन जाता है टोला कि ये फलना टोला, वो चिलना टोला। वो टोला का नाम तो किसने रख दिया है? ऐसे ही सिमिलरली मुस्लिम जिस एरिया में रह रहे थे उस एरिया का नाम अराकन योमा जो है माउंटेन के एरिया में रह रहे थे, उस एरिया में म्यांमार के लैंग्वेज में रोहांग बोला जाता था। चूंकि वो जो एरिया है वो रैखिन स्टेट के अंदर था, तो लोगों को एरिया भी नाम रख दिया रोहांग टोला। कुछ समझ में आ रहा है? अब रोहांग जो है इंडिया में आया तो रोहिंग्या बन गया। इसलिए ध्यान से समझना, रोहिंग्या का विवाद सबसे खतरनाक विवाद है और रोहिंग्या बर्बाद किया है ठीक ठाक लेवल पे। जितना सब है ना ये सब भाग के आ गए इंडिया में। ये कह सकते हैं कि बंगाल का ही है, बंगाल का नहीं, इंडिया ही है। देखो बंगाल माने इंडिया वही है, बंगाल का नहीं इंडिया का है, इसलिए बोल रहे हैं इंडिया का। देखो ध्यान से, ये तो सब के सब यहाँ पे जो म्यांमार में रह रहे हैं क्षत्रिय, क्या इंडियन नहीं है? अरे इंडियन ही तो है, इसको क्या करना है? मुसलमान को लेके वो भी इंडियन है, जो साउथ इंडियन है वो भी इंडियन है। मामला उस बात का है नहीं, अब मामला इस बात का है कि आकर बस गए ना म्यांमार में। तो म्यांमार में अब इतने सालों से जो बस गए हैं वो बस गए हैं तो वही रह गए, तो अब उनको इंडिया का क्या लगा? अब यहाँ पे है, जमीन खरीद ली। अब आप जैसे कितने सारे लोग हैं जो बाहर चले जाते हैं, घर का नहीं पता, दिल्ली में रह गए, कहीं और रह गए, जमीन खरीद कर बस गए उधर। गांव कभी कभार मन हुआ तो आए, नहीं तो नहीं है। तो लॉजिक क्या है कि जैसे ही वो बस गए तो इनका पूरा का पूरा सेटअप वहां तैयार हो गया। और मैंने एक वर्ड यूज किया है, लेबर। और लेबर के पास अगर इतना ही सब कुछ होता तो दूसरी जगह क्यों जाता? तो अगर वो दूसरी जगह गया, वहां कमाया, अपना घर बनाया, तो अब वो छोड़ के वापस फिर दूसरी जगह क्यों आएगा? वो क्या समझ में आ रहा है? तो अब तो टोटली वो लोग म्यांमार पे डिपेंड हो गए हैं। तो सर जमीन बोला गया तो रोहांग इधर इन लोगों ने मना कर दिया, बोला प्रभु ऐसा है हम जमीन नहीं देंगे। अब जैसी बोला जमीन नहीं देंगे, ये लोग गलती कर गए। हालांकि इनको सोचना चाहिए था। देखो जब पूरा कम्युनिटी का बात हो और पूरे कम्युनिटी में जब सब लोग चंदा दे रहा हो, तो भले आप 200 मत दीजिए, लेकिन आप कुछ कम ही दे लीजिए, अन्यथा होगा क्या? आपको इनसिक्योरिटी क्रिएट हो जाएगा। जैसे नहीं मनाता है लोग 1 जनवरी मनाने के लिए, सरस्वती पूजा मनाने के लिए सबसे चंदा वसूलेगा, ठीक है? अब कोनो घर वाला कहते कथी का चंदा? जैसे बहुत सारे लोग होते हैं अपना, वो कहते खा कर नाच लेगा तू, क्या चंदा मिलेगा? प्रसादी लाके नहीं देते हो, समझ में आ रहा है? अब सर इस तरीके का जो कांड है उसमें क्या होता है, चुपचाप उनको बहस करने से अच्छा है, अनलेस एंड अनटिल आप कोई बड़े पावरफुल आदमी नहीं है तब तक चुपचाप है, 1 रुपया थमाइए, जीवन का आनंद लीजिए। आप समझ पा रहे हैं? उससे आपका क्या है, सेफ जोन में बचे रहिएगा। और नहीं दीजिए ना तो आपके घर के सामने स्पीकर खड़ा कर देगा और रात भर बजाएगा। आप सच्ची बात बता रहे हैं। और अगर पैसा दे दीजिएगा तो सब ठीक ठाक रहेगा। यहाँ देखिए, इनको थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए था कि एटलीस्ट पूरा नहीं बट सब जब दे रहा है तो हम भी कंट्रीब्यूट कर दें। देखो एक आदमी अगर कुछ करे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब पूरा का पूरा कम्युनिटी लैंड अपना दे रहा है और एक कम्युनिटी बिल्कुल मना कर दे तो विवाद होना ही है, तय है, होगा। अब ये लोग दिमाग थोड़ा लगाए, ये लोग अपने पे अड़े रहे, तो आपको क्या दिखेगा? अब किसमें लड़ाई हो रहा है? क्षेतियार कम्युनिटी, ध्यान से सुनना, क्षेतियार कम्युनिटी वर्सेस मुस्लिम, या फिर म्यांमार के गवर्नमेंट वर्सेस मुस्लिम? म्यांमार का गवर्नमेंट वर्सेस मुस्लिम। क्षेतियार कम्युनिटी दे दिया, अपना मामला शांत हो गया, वहां कोई दिक्कत ही नहीं है। अब म्यांमार गवर्नमेंट और नेविन को सबसे बुरा लगा कि हरामखोर मेरे जमीन पे आके रह रहा है, जबकि ये भी इंडियन था। ध्यान से समझिएगा, ये भी सब इंडो गंगेटिक प्लेन से आया हुआ है
और ये लोग रह चुके हैं, लेकिन इतना रह चुके हैं कि इनको पता। अच्छा, आप लोगों से कितने लोगों को लगता है कि आप यहीं के होंगे जहां पे आप हैं? बहुत लोग नहीं है यहाँ के। अगर आप अपना पीछे का देखेंगे तो कोई कोई लगा कि इंडो आर्यन से आया है, कोई कोई नेवारी ध्यान समझिए। मतलब जहां पे आप हैं वो आपका जनरेशन वहां पे, बट उसके पीछे आप कहाँ थे, कैसे थे, अपना कुंडली देखिएगा तो पता चलेगा कि जा आप कहीं और थे। ध्यान से समझिएगा, पीछे का परदादा और जो है इस तरह से देखेंगे तो लॉजिक क्या है, ये लोग रह गए इसलिए इनको लग रहा है कि हम म्यांमारी है, बट बेसिकली ये लोग को भी नहीं पता कि ये लोग कहाँ गए हैं क्या नहीं है। ध्यान से समझिए, लेकिन चूंकि अब है तो मामला है। अब ओवरऑल हम एक बात बोलते हैं तो छेतियार कम्युनिटी और मुस्लिम्स दोनों में से जमीन किसने देना अलाउ किया, मतलब कितना स्वीकार किया? छेतियार कम्युनिटी। मुस्लिम स्वेयर कि हम नहीं देंगे। और प्लीज अराकन योमा और रोहांग दोनों ध्यान में रखिएगा। अब जस्ट इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मामला थोड़ा आगे से उल्टाते हैं। इसको देखिएगा, दिख रहा है? तो नेविन वाज डिक्टेटर। भाई मोदी की तरह नहीं, मोदी तानाशाह नहीं है, ध्यान से समझिएगा। हम किसी के ना फेवर में है ना किसी के डिसफेवर में है। अब आरोप तो लगता ही, आरोप प्रत्यारोप लगता है। तो सर डिक्टेटर क्या होता है? तानाशाह वही होता है जो अपने हिसाब से काम कर ले और किसी से पूछे भी नहीं कि क्या कर रहा है। अब सीएम का चेहरा कोई और था, कोई और था, कोई और था, पता चला कोई और हो गया। मामा जी गए मध्य प्रदेश से, ठीक है, कोई और आदमी अपना अलग अलग जो है सूट पैंट सिलवा रहा था सीएम के लिए, कोई और बन गया। देखो बीजेपी कितना तेज है, गवर्नमेंट देखो कितना तेज है कि उसने सीएम बनाया, और सीएम बनाया ओबीसी को, और दूगो उप मुख्यमंत्री रखा है, दूगो। मध्य प्रदेश में एक उप मुख्यमंत्री है, कितने हैं? 2। बिहार में भी कभी कभी हुआ करते थे। तो सही था, देखिएगा, एक वो ओबीसी है मोहन यादव। अच्छा, दूसरका को बनाया वो SC/ST में है, और तीसरका जो है वो जनरल का है, पंडित जी। बुझा रहा है? बैलेंस देखिए, किसी जाति को इसने जो है विरोध नहीं किया, सबको बैलेंस मार दिया। ठीक, तो दो को उप मुख्यमंत्री बनाने का क्या कांड है? अच्छा, जानते हैं आप क्या होगा? इन तीनों में से जो ज्यादा नौटंकी करेगा कुछ दिन बाद एक एक आदमी को साइड करेगा। जैसे अगर ये चिल्ला रहे हैं, कुछ थोड़ा सा चिल्ला रहे हैं, ये नीचे वाले चिल्लाता है लोग, तो सर ये लोग जब चिल्ला रहे हैं तो इनको धीरे धीरे साइड कर दिया जाएगा। मुझे अच्छा बात ये लगता है कि जब आप राजनीति करते हैं और राजनीति में एक आइडियोलॉजी है, और वो आइडियोलॉजी सबको लग रहा है कि बीजेपी हिंदुइज्म पे खेल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोग्रेस वो मुस्लिम को दे रहा है। ये कमाल का आइडियोलॉजी है। हिंदुइज्म को लग रहा है कि हम खतरे में हैं, इतना मेजोरिटी होने के बावजूद भी बीजेपी ने संसा क्रिएट कर दिया। मुस्लिम को लग रहा है वो भी खतरे में है, और देखिए उसके बावजूद भी बीजेपी जीत रही है। तो इसका मतलब क्या है? राजनीति में गांधी जी ने बोला था कि बिना आइडियोलॉजी का राजनीति करना पाप है, महापाप। तो एक आइडियोलॉजी होना चाहिए। बीजेपी के पास एक आइडियोलॉजी है हिंदुइज्म, बाकी वो कुछ कर नहीं रहा है, ध्यान से समझिएगा। बाकी सब हमारे और आपके साथ गेम खेल रहा है, अभी खेलेगा, एक बार और खेलेगा, अभी एक बार अभी टाइम मिलेगा। तो लॉजिक है इधर, नेविन जैसी तानाशाह बनेगा, इसमें 2-3 चीज होगी। पहला, ये जो चाहेगा वो करेगा, और चूंकि नेविन अपने मन से इतना कुछ कर रहा था, अब वो आजाद हो चुका था, तो इंटरनेशनली प्रेशर बन रहा था काफी ज्यादा कि भाई ऐसा है, अब समय गया, अब डेमोक्रेसी लाओ, और डेमोक्रेसी ले आगे तुम्हारा जिम्मेदारी है। तो डेमोक्रेसी लाएगा, इसके लिए सर एक नया आंदोलन चलेगा, 8-8-8-8। ये बताया होगा, 4 गो 8, तो 8 है ना। फिर 8 तारीख 8वां महीना 1988, 8 तारीख 8वां महीना 1988। 8वां महीना क्या है? सितंबर के अक्टूबर, अगस्त होगा भाई, अगस्त गजब हाल है। तो देखो इधर 8 अगस्त 1988 दिख रहा है। ये आंदोलन बहुत पॉपुलर हो जाएगा। इधर ये नाम भूलिएगा मत, क्योंकि अभी जिंदा है ये, आंग सांग सुकी। क्या नाम है? आंग सांग सुकी। और म्यांमार में बहुत पॉपुलर लीडर है ये। इन्होंने भी गजब का कांड कर दिया। इतना पॉपुलैरिटी था, थोड़ा सा गलती से पूरा का पूरा म्यांमार का इतिहास इधर उधर हो गया, थोड़ा सा गलती कर दी है। तो क्या हुआ देखिए, नेवी इतना ज्यादा तानाशाह हो गया कि इंटरनेशनली प्रेशर बना, और आंग सांग सुकी ने खूब विरोध किया, और विरोध करके बोला ऐसा है कि सर यहाँ पे रेफरेंडम, और मैं सबको पढ़ाया हूं रेफरेंडम, जनमत संग्रह। अच्छा, क्या आप लोग जिंदा हैं? प्लीज जिंदा रहिएगा, रिस्पॉन्ड करते रहिएगा तो मजा आएगा, नहीं तो हम भी इधर सो जाएंगे। पता चला है इधर हम भी सोए हुए हैं, आप उधर लेटे हुए हैं। गेट बंद कर दीजिएगा, उसके बाद समझ में आ रहा है, कोई जो आके देख के चला जाएगा जिंदा है सब की नहीं, सब अलग लेवल पे है शांति। अच्छा, इनका नाम जानते हैं आप लोग? सुनो, थोड़ा सा बोल देते हैं, थोड़ा बकवास कर लेते हैं। श्री श्री रविशंकर, सुना तो होगा कम से कम, श्री श्री 108 रविशंकर ये करके। तो इनका एक कोर्स चलता है 7-8 दिन का, जबरदस्त कोर्स है उसमें, योगा का। आप रिलैक्स हो जाइए उसमें, समझ में आ रहा है? वैसा कोर्स है कि सर उसमें आप जाएंगे और उसमें कुछ लोग वर्ड बोलते हैं, उपनिषद का कुछ वर्ड, जैसे बोलेंगे, मान लो चलो हमास मुझे याद आ रहता है, हमास ही बोल देते हैं, तो बोलेंगे हाँ आपको बोलना है मास, उसको तेजी में कहो हमास,
फिर बोलेगा हाँ मास ये सब करे, बोलेगा सांस, जब हाँ बोले तो हाँ सांस लेना है, जब मास बोले तो छोड़ना है। समझ में आ रहा है? अब इस प्रोसेस में क्या हो जाएगा, कुछ देर बाद लोग को समझ ही नहीं आता कि सांस लेना है कि छोड़ना है। हाँ देखना, क्योंकि काफी तेज हो जाता है, वो फास्ट हो जाता है। 7 दिन का कोर्स करिएगा। और सर उसमें फायदा ये है कि वो बहुत अच्छा योगा है, क्योंकि उस समय आप भूल जाते हैं कुछ भी और सारा का सारा। तो योगा का मतलब क्या है कि आपका सारी चीजों से ध्यान हटकर पूरा का पूरा ब्लैंक हो जाए, यही तो योगा है। तो बड़ा अच्छा टेक्निक क्या अपनाया कि बुलवाते बुलवाते सब कुछ आप भूल गए और हो गई योगा। तो मतलब बहुत बढ़िया टेक्निक है ये। हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि कभी टाइम मिले तो ये आपको जो है लवासने में जब जाइएगा तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं, वहां पे आपको पूरा योगासन का अलग अलग लेवल पे आता है, सबको ही आता है। इधर ये भी जाएंगे, क्या नाम है, खेर साहब, जो सिंगर नहीं है, कौन खेर है, छोटे वाले कैलाश खेर, वो भी जाएंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे। अगर आप म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं तो लवासना में सब मिलता है। तो वहां पे जाकर बताए थे, काफी पॉपुलर हो गया था। तो कुछ आईएएस ऑफिसर अपने एक्सपीरियंस बता रहे थे, तो हम भी आपको बता दिए कि जब टाइम मिले 7 दिन का 350 रुपए में करके आ जाइएगा, आप भी हाँ करके आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद कुछ वो बता रहे थे कि एक लेडी ऐसा ना सोई, उठवे नहीं कर रही है लगभग 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट, भयानक सोए। तो पता चला कि वो किसी मतलब कंपनी की जो है बड़ी प्रेसिडेंट है या सीईओ है। अब स्ट्रेस होता है लाइफ में, ऐसा सोए कि 40-45 मिनट के बाद उठिया समझ पर, और बोले कि ऐसा फीलिंग कभी हो में नहीं किया, आज तक हमको नींद ही नहीं आया था ऐसा। तो लॉजिक है कि बकवास होता रहता है, यहाँ पे भी हो जाता है तो सर देखिए कुछ नहीं होता, नौटंकी टाइप होता है। क्या इधर आते, तो नेविन डिक्टेटर था, नेविन को हटाने के लिए 2 आदमी है, जिसमें पहला एक नाम है क्या, आंग सान सुकी। अच्छा, सुकी का आंदोलन इतना तेज हुआ कि इन्होंने एक SLOC बनाया। ये भूलना मत, SLOC का क्या मतलब, फुल फॉर्म जरा देख के बताओ, खुद देखो इसमें दिख रहा है, स्टेट लॉ एंड ऑर्डर दिख रहा है, और लास्ट के बस उसमें काउंसिल जोड़ दो, चाहे कमिटी जोड़ दो, चाहे रिएक्शन कुछ भी कर दो, उससे मतलब नहीं। इस कमिटी का मकसद कुछ ऐसा था, जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था हमारे इंडिया में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब क्या है, टेम्पररी पार्लियामेंट। टेम्पररी पार्लियामेंट का काम क्या था कि वो नियम बनाएगा, संविधान बनाएगा, और संविधान बनाने के बाद सारा का सारा जो है प्रोसेस करेगा। क्लियर है यहां तक? तो SLOC बनाया गया, जिसके तहत 2 बातें कहेगी। पहला बात, 1990 में रेफरेंडम होगा, और जो जीतेगा, प्लीज समझना, उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेगा, और उसके तहत वो इलेक्शन होगा, और इलेक्शन के बाद जो जीतेगा वो पावर में आएगा। फिर से बोल रहा हूं, ऐसा नहीं था कि रेफरेंडम में जिसको मिला वोट तो पावर में आ जाएगा। सुन पा रहे हैं? SLOC का काम ये था कि वो रेफरेंडम करवाएगा, बिल्कुल बिना भेदभाव का। क्या सुन पा रहे हैं? उस जनमत संग्रह में जिसको मेजोरिटी मिलेगा उसको ये पावर दिया जाएगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करे, और कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करके इलेक्शंस करवाए, और इलेक्शंस करवाने के बाद फिर जो जीतेगा वो पावर में आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो आंग सान सूकी भी इस पर सहमति जताई, नेविन भी सहमति जताया, और सहमति सभी लोग का हो गया कि ठीक है डन। अब सर जैसे ही उसके बाद ये हुआ रेफरेंडम, भयानक वोट से जीती कौन? आंग सान सूकी। एकदम इतना मेजोरिटी मिला कि सर नेविन का पत्ता ही साफ हो गया। ध्यान से समझिएगा। इधर सूकी ने अपना एक पार्टी का नाम बना दिया, जिसका नाम था नेशनल लीग डेमोक्रेटिक पार्टी, NLD, दिख पा रहा है। और नेविन ने अपने एक पार्टी का नाम बनाया जिसका नाम था USDP। ठीक है, दिख पा रहा है आपको? यानी कि एक तरीके से, इस तरीके से कि यूनाइटेड सोवरिन जो है डेवलपमेंट पार्टी, दोनों ने अपना अपना पार्टी बनाया। इधर ध्यान से समझना, नेविन का पार्टी का नाम क्या है? USDP। सुन पा रहे ध्यान से? और आंग सान सूकी का क्या है? नेशनल, जो नेशनल लीग पार्टी जो है डेमोक्रेसी के लिए, उन्होंने सिंपल अपना रखा है। इधर देखना। अच्छा, पार्टी क्यों बनाया गया? क्योंकि देखो बिना पार्टी के किसी देश में कभी भी ये सरकार या गवर्नमेंट को स्मूथली चलाना इम्पॉसिबल है, बिना पार्टी के नहीं हो सकती। इधर देखो, हमारा आंदोलन सक्सेसफुल तभी हो पाया जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बना। अगर वो नहीं बनता तो इकट्ठा लोगों को हम एक साथ जोड़ ही नहीं पाते। और गांधी जी का इसीलिए सबसे बड़ा रोल ये है बताने में कि पार्टी बनाओ, नई पार्टी बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगा, और इस वजह से कांड हुआ। देखना, दोनों पार्टी आई, और सर 485 सीट में से 392 सीट NLD जीत लेके चली, 485 में से 392 मामला निपटा दिया। किसने? आंग सान सूकी की पार्टी ने। अब बताइए, 485 में से 392 जाना मतलब तो एक तरफा ही हो गया। अब कभी कभी आदमी एक्साइटमेंट ज्यादा हो जाता है, प्रीलिम्स निकलने के बाद बहुत ज्यादा तेज बनने लगता है, प्रीम मार दिल बन, मेंस हो जाएगा, ऐसा मुंह औंधे मुंह गिरता है कि सर उसके बाद नेगेटिव में चला जाता है, फिर उसके बाद डिप्रेशन से निकालना पड़ता है। आंग सान सूकी इतना एक्साइटेड हो गई कि वो बोली क्या, जब जनता ने हमको डायरेक्टली इतना सपोर्ट किया है तब हमको पावर डायरेक्ट दीजिए। मतलब अभी इनका क्या प्रोसेस था? इनको कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना था,
इलेक्शन फिर होता और तब उसके बाद डिसाइड होता कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन सरकार में है ना। लेकिन मैंने बोला ना, इसीलिए कभी भी एक्साइटेड नहीं होइएगा, और आईएएस के एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं, एकदम नॉर्मल रहिएगा, कंट्रोल करके एकदम। अगर आप आईएएस इंटरव्यू में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ना कि आदमी ये बहुत एक्साइटेड रहता है, और क्वेश्चन जब आ रहा है सामने से, वो पूछ आपको सब आ रहा है, दनादन जवाब देते जा रहे हैं, उसके बावजूद भी अंत तक अपने पे काबू करना है, कहे कि ये वो गलती हुआ ना जहां मामला निपट जाएगा पूरा का पूरा। और एक्साइटमेंट के चक्कर में मैंने बोला बार बार कि जब क्वेश्चन पूछे तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि वो उसका आंसर आपको पूरा बढ़िया से आता है, फिर भी एक बार बोलना है कि सर कैन इट टेक सम फ्यू सेकेंड्स। आपको आंसर पहले से आता है, ये तरीका है जो मुझे भी सिखाया गया, हम भी जानते हैं। तो एक्साइटमेंट को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि थोड़ा टाइम ले लो, एकदम उत्साहित नहीं होना है, थोड़ा सा टाइम ले लो, और थोड़ा सा टाइम ले लोगे ना तो आपको बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा अपने आप को संभालने का, अपने आप को बोलने का। आईएएस में देखोगे कि सब आपका बात तो सुनेगा तब जवाब देगा, और नॉर्मल आदमी क्या है, जब उसको आता रहेगा तो वो सर सोचेगा कि हमने से कहीं नहीं पूछा थी। जब आता रहेगा तो उसका उतावलापन दिखेगा, जब नहीं आता रहेगा तो मुंह इन्हें घुमाएगा। इसीलिए आईएएस में फर्क होता है कि आपको आए या आपको नहीं आए, आपको उसी तरीके से एज इट इज रहना है। इसलिए इंटरव्यू में जवाब नहीं भी आए तब भी नॉर्मल रहिए, तब आप निकाल जाइएगा। इस बात का कोई मतलब नहीं है कि 15 में से अगर आप मात्र 2 क्वेश्चन का भी जवाब दिए तब भी आप सिलेक्ट हो जाइएगा। प्रॉब्लम यह है कि आप उसको संभाल कैसे रहे हैं, पसीने छूट जा रहे हैं आपके कि नॉर्मली आप एकदम डील कर ले रहे हैं कि नहीं आता है सर। अरे 10 बार सॉरी बोलना भी तो आसान बात नहीं है ना। हर बार बोला कि सॉरी सर आई डोंट नो, सॉरी सर आई डोंट नो, 10 बार बोलना, उसके लिए तो गट्स चाहिए। कुछ लोग कुर्सी छोड़ के पहले ही चल जाएगा, अब हमसे नहीं हो रहा है। तो लॉजिक ये है कि गट्स का मामला है। इधर देखिए सर, इनको भी पेशेंस रखना चाहिए था, पेशेंस रखी नहीं, जिसके कारण सबसे बड़ा नुकसान इन्हीं को होगा। और नुकसान क्या हुआ कि जैसे ही ये बोली, सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी हुआ किसको जानते हैं? नाम क्या है इसका? नेविन को। इसको लगा कि जो है ये बदला लेना चाह रही है, कौन? आंग सान सू की। क्योंकि हम इतने दिन से तानाशाही वाला काम किए हैं, हमारा गवर्नमेंट रहा है, हमको ये निपटा देना चाहती है। तो पहले बोला कि जबले इलेक्शन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होगा, मिलिट्री के मदद से नेवी ने वापस आंग सान सू की को ही कैप्चर कर और पकड़ के भेज दिया जेल। और जेल भेजते ही आंग सान सू की, सोच के देखिए, अगर थोड़ा पेशेंस रखती तो कुछ मामला अलग रहता, लेकिन इसके पेशेंस नहीं की वजह से म्यांमार का पूरा तख्ता पलट हो गया। और एक वर्ड इसमें बार बार आते रहता है, तत्मादाव। ये कहीं ना कहीं जरूर होगा नोट्स में, ये तत्मादाव, इसका मतलब मिलिट्री होता है। तो म्यांमार में स्पेशली जो है तत्मादाव को मिलिट्री कैंपेन के लिए यूज किया जाता है, ये वर्ड यूज होता है कभी कभार। तो तत्मादाव का मतलब है मिलिट्री, और मिलिट्री कहां का? इंडिया का कि म्यांमार का? म्यांमार का, प्लीज ध्यान रखिएगा। अब मिलिट्री ने मिलकर आंग सान सू की का खेल कर दिया। अब आंग सान सू की जैसी जेल में गई, जो बेचारा बहुमत मिला था, इतना सारा बहुमत का तख्ता पलट काम हो गया। अच्छा आप मुझे बताइए, ये जो कमिटी बना था एसएलओसी, इस कमिटी के लोग भी दुख हुए होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि जब कमिटी बन गया, दोनों लोगों का सहमति बन गया कि इलेक्शंस होगा, ऐसे होगा, फिर आप अगर करेंगे तो कमिटी का भी मोह भंग आपके खिलाफ हो जाएगा। अगर आपको इतना जब बहुमत मिला ही है तो थोड़ा पेशेंस रखने में क्या दिक्कत है? लेकिन सर पेशेंस नहीं रखा, मामला निपट गया। क्या सुन पा रहे हैं? अब इसलिए ओवरऑल अगर हम बात करें तो 2 हुआ, नेविन को ज्यादा सहमत मिला लोगों से या फिर आंग सान सू की को? आंग सान सू की। लेकिन सूकी ने क्या रखा? पेशेंस नहीं। अब सूकी चली गई जेल में, और सूकी जैसी जेल में चली गई, अब इसके बाद जरा देखिए कुछ अलग तानाशाह क्रिएट हो गया। अब इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है, जरा इसको 1 मिनट पढ़िए, मैं थोड़ा सांस लेता हूं फिर बताता हूं आपको। अब बिना सांस लिए चल रहा है। म्यांमार इज ए प्रोग्रेसिव कंट्री। 1 मिनट जरा इसको तेजी में स्कैन मारिए, फिर हम पढ़ते हैं। हो गया? पढ़ लिए? तेजी में पढ़ो भाई, तेजी में पढ़ने में बैलेंस होता है। साइकिल धीरे चलाइएगा तो गिरिएगा, तेज चलाइएगा तो बैलेंस हो जाता है। चलिए पहला पॉइंट इसमें, म्यांमार इज प्रोग्रेसिव कंट्री या रिग्रेसिव कंट्री। तो पहला बात, वहां का आर्मी भले ही कंट्रोल में करता हो, तानाशाह भले ही हो, लेकिन वहां का पाकिस्तान का आर्मी की तरह नहीं है, जो पाकिस्तान का विकास नहीं चाहता है, विनाश चाहता है। यहाँ का आर्मी कुछ अलग है। ये आर्मी कहता है कि हम हैं तो हैं। इसका सिंपल एक फॉर्मूला है कि तुमने हमको मौका दिया इसलिए हम हैं। अगर हमको मौका नहीं दिए रहते, तुम लोग ठीक ठाक सरकार चला रहे हो, तो हमको जरूरत नहीं पड़ता। उसका भी बात सही है। आंग सान सू की अगर थोड़ा पेशेंस रख के काम की रहती तो इसको जरूरत नहीं पड़ता। और मिलिट्री का ये बात जस्टिफाइड है, कहीं से भी कोई झूठा बात नहीं। इधर देखिए,
और आंग सांग सुकी के बाद कोई ऐसा लीडर पैदा ही नहीं लिया जो इस लेवल पे कांड कर सके। और इसीलिए आंग सान सू की के सारे सपोर्टर थोड़ा सा मतलब डिमोटिवेट हो गए जब आंग सान सू की जेल में गई तब। और वो स्वाभाविक था, क्योंकि सर जबरदस्ती लेके गया था कि खुशी से ले गया, जबरदस्ती लेके गया था उनको। इधर देखिए, तो नेपाल ये जो नेपाल यहाँ सब लिखा है ये म्यांमार है यहाँ पे, ठीक है ना, वो अपना करेक्ट कर लीजिएगा। तो मैंने बोला म्यांमार जो है प्रोग्रेसिव कंट्री है और उसके बहुत सारे उदाहरण है। पहला, इंडिया और म्यांमार के साथ क्या क्या रिलेशन है जरा देख लो, डिफेंस शेयरिंग। दूसरा, इंटेलिजेंस शेयरिंग, ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन चलते हैं, नेवी का हो चाहे आर्मी का हो। आगे, नेवल शेयरिंग, बॉर्डर मैनेजमेंट पीसफुली। हमारा म्यांमार के साथ कोई बॉर्डर डिस्प्यूट आज तक नहीं है, ना कभी हुआ है, ना कभी होगा। सुन पा रहे हैं? एक इसमें क्वेश्चन पूछता है कि क्या म्यांमार के साथ हमारा एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है कि नहीं है। सुन पा रहे हैं ध्यान से? तो सर आगे चल के कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। अभी के लिए मैं क्लियर कर दूं, मैंने बोला नेपाल में ही गुंडे लोग क्यों जाते हैं, क्योंकि नेपाल के साथ हमारा कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन नहीं है। कहीं नहीं गुंडा भूटान मिलता है, चाइना तो गुंडा जाएगा नहीं। चाइना जाएगा, चाइना वाला चौमिन खिलाकर उधर मार देगा, ऐसा ऐसा वायरस छोड़ेगा उधर, कोई गुंडा उधर नहीं जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? कोई गुंडा, अच्छा कभी आप सुने कि चाइना से कोई गुंडा और इंडियन टेररिस्ट कैप्चर हो गया? कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। चाइना में ऐसे ही सब इतना ज्यादा इनसिक्योर है, कोई और बाहर जाएगा क्यों, वो ऐसा ही मर जाएगा। इधर देखिए, तो इंटरेस्टिंग बात क्या है, चाइना के साथ हमारा साइन हो चाहे नहीं हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई उधर जाएगा भी नहीं। भूटान इजिली जा सकता है, जाता भी है, लेकिन वहां पे एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन है। नेपाल में गुंडा लोग का गढ़ है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन नहीं है। म्यांमार के साथ भी हमारे एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन नहीं है, ध्यान से समझना। लेकिन पूछता यह है कि अगर म्यांमार के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन नहीं है तो एक नाम है, वो नाम आपको पूछेगा इंटरव्यू में ही कि उसको क्यों लाया गया और वहां की मिलिट्री ने क्यों मदद करी, कहां की, म्यांमार की। तो हमारे और उसके साथ में एक साइन है MLOT, आगे आएगा। इसका मतलब सिंपल है, आगे चलकर मिलिट्री का है लाइन ऑफ ऑपरेशन ट्रीटी, उसके तहत एक बात बोला गया कि कभी भी कुछ भी होगा तो म्यांमार का मिलिट्री हाथ बटाएगा। हमारा एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन नहीं है, लेकिन मिलिट्री इंटेलिजेंस के थ्रू ही हम हाथ बटाएंगे। और इसीलिए म्यांमार में भी आपको कोई गुंडा पाया नहीं जाएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। ले देके बचाएगा नेपाल। अच्छा आपको लगता है कोई गुंडा पाकिस्तान भागेगा? तो पाकिस्तान भाग नहीं सकता है, चाइना भाग नहीं सकता, समझ में आ रहा है? श्रीलंका भी नहीं भागेगा, क्योंकि वहां पे रावण का निवास होता है, आप समझ पा रहे हैं? तो श्रीलंका कहां जाएगा? पाउंड के तो जाएगा नहीं, श्रीलंका जाने में भी उसको डिफिकल्ट है। तो लॉजिक ये है कि एक ही ले देकर साधारण और सस्ता व्यवस्था बचा हुआ है नेपाल। और नेपाल जाने के लिए ना वीजा चाहिए ना कुछ चाहिए, चुपचाप जाइए, गाड़ी लगा के निकल जाइए। बिहार का गाड़ी इधर है, पुल पार कर गए, हो गया काम खत्म। इधर से आप जाएंगे तो मजेदार है। तो नेपाल के साथ अगर हमारे एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन हो, इस टाइप का क्वेश्चन घुमाया जाता है कि क्यों साइन नहीं हो रहा है। तो उसके बहुत सारे कारण हैं, और वो कारण जो है सिंपल, चाइना का उसमें इन्फ्लुएंस ज्यादा है, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान चाइनीज को होगा। इस वजह से इतना ध्यान रखिएगा, भारत लोग आगे आएंगे देखिएगा। तो सर नेपाल के साथ नहीं, बल्कि यहाँ पे क्या है, ये वाला काट के रख लीजिएगा, म्यांमार। उसके बाद अगर हम पूरी तरह से बात करें तो क्या आपको लगता है कि म्यांमार जितना हमारे साथ ट्रीटी किया है, ये उसका प्रोग्रेसिव नेचर है या रिग्रेसिव नेचर है? अगर वो कुछ डेवलपमेंट करना नहीं चाहता तो हमसे ट्रीटी ही नहीं करता। जैसे पाकिस्तान देखो, आर्मी है, कुछ ट्रीटी किसी के साथ करता ही नहीं है, एक ही ट्रीटी करता है आतंकवाद का, बाकी और कुछ नहीं है। और इधर जब ये इतना अच्छा सॉल्यूशन निकाला, उसके पीछे एक कारण है कि जब इंडिया म्यांमार का बॉर्डर डिस्प्यूट और जब सुलझा लिया गया इधर, मतलब जब किनारा हो गया, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इधर के उधर हो गए, स्वाभाविक था। तो म्यांमार ने एक बहुत अच्छा तरीका निकाला कि जो भी फैमिली अगर मिलना चाहती है तो सर वो आराम से आ सकती है, लगभग 16 किलोमीटर बाउंड्री के अंदर उधर से और ये, और आकर मिल सकती है। मतलब और ये था कि उसने मिलने के लिए नहीं रोका। जबकि इधर देखिए, पाक और अफगानिस्तान, याद है जब यहाँ के लोग पश्तून्स और पश्तून्स की फैमिली जब अलग हो गई, ना पाकिस्तान ने मिलने दिया ना किसी ने मिलने दिया, और उसका खामियाजा पाकिस्तान भुगतेगा और भुगत रहा है। लेकिन म्यांमार ने कितना अच्छा सॉल्यूशन निकालेगा, आके मिलिए आराम से, क्या दिक्कत है? और ये बहुत अच्छा तरीका है। तो कहीं से भी हमको लग रहा है क्या कि आर्मी बहुत ज्यादा रिग्रेसिव है? नहीं, प्रोग्रेसिव माइंडसेट रख रही है और तभी काम चल रहा है, बात खत्म। अब यहां तक आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया के साथ हमारा रिलेशन अच्छा है कि बुरा है? अच्छा नहीं सर, बहुत बढ़िया है, ध्यान से समझिएगा। और पाकिस्तान इसी को तो तोड़ना चाहता है। पाकिस्तान को सबसे बड़ा यही ब्रेक पॉइंट है कि हमको किसी तरीके से जो है वो मिल जाए अगर कंट्रोल म्यांमार में, तो इंडिया का जो है तहस नहस कर देंगे। लगता है कि इंडिया कभी भी पाकिस्तान को मौका भी देगा, लेकिन पाकिस्तान हराम है ना, कोर्स किया हुआ है, मौका ढूंढेगा, मौका निकालेगा, और मौका मिल गया उसको। इधर ये वाला ना बाद में देखेंगे, गोल्डन अर्ध चांद किसको बोलते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और जो ईरान जो इस तरह से बनता है उसको गोल्डन क्रिसेंट फिर अलग बोलते हैं, वो भी बाद में देखेंगे। यहां से देखिएगा,
इधर इंडिया जानता था पाकिस्तान विल यूज म्यांमार फॉर टेररिज्म, सो इंडिया ने म्यांमार को दो बात कहा। पहला, सबसे फर्स्ट, कि तुम जो है बेटा ऐसा है, हम रसिया से डिफेंस टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, तुम भी ले लो। म्यांमार ले लिया, ध्यान से समझना। दूसरा, अच्छा इसको डिफेंस टेक्नोलॉजी क्यों दिलवाया है? क्योंकि पाकिस्तान आकर यहाँ पे अगर कुछ भी बदतमीजी करेगा तो इसके पास कुछ तो होना चाहिए। भाई देखो, पाकिस्तान के पास रह एक ही चीज था, बम मार देंगे, बम मार देंगे। न्यूक्लियर बम बना लिया था, हर जगह चिल्लाता रहता था। अगर अटल बिहारी वाजपेयी जैसा पीएम उस समय नहीं रहता तो हमको लगता है कि पाकिस्तान बहुत हर बात ही में वो बम वो बोलेगा, बैठा हुआ था बम कि आओ और मारे। जब अटल वाजपेयी लास्टली बोल दिए कि मार के दिखाओ, उसके बाद कल पूरा सुबह जो है पूरा पाकिस्तान नहीं देखेगा, समझ में आ रहा है, जो सूरज है, तो पाकिस्तान को लगा कि पगला गया है लग रहा है वाजपेयी जी, ध्यान से समझिएगा। और वाजपेयी जी का खून वैसा ही गर्म है। अब भाषण जो देते हैं ना तो पहले लगभग 3-4 मिनट पॉज लेते हैं, एक बार बोलेंगे और उसके बाद बोल के 5 मिनट रुकेंगे और फिर उसके बाद बोलेंगे। तो जब इस तरीके का आदमी जब बोलता है तो पाकिस्तान को लग रहा है कि ठहर ठहर के बोल रहा है, मामला बेकार हो जाएगा। और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम के अलावा कुछ भी नहीं था धमकाने के लिए। जब इंडिया बना लिया तब पाकिस्तान आया कंट्रोल में, नहीं तो पाकिस्तान जो है सर बड़ी डेंजरस मूड में था। और उसमें सबसे बड़ा है आज का जो हरामखोर कौन सा है? नवाज शरीफ। ये नवाज शरीफ वो आदमी है जिसने सबसे बड़ा आइडिया दिया न्यूक्लियर बम बनाने का पाकिस्तान को, कि भारत को आंख दिखाने का बस एक ही तरीका है। और इसलिए नवाज शरीफ का पॉलिटिकल बैकग्राउंड सिर्फ इसी बात पे चलता है कि न्यूक्लियर बम हम बनाए। इमरान खान सपोर्ट करता है इंडिया को, तो उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड इंडिया के फेवर में जाएगा। तो सबका अपना पॉलिटिकल एजेंडा है। अभी कुछ दिन शोएब अख्तर आने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। समझ आ रहा है? बॉलिंग कराने नहीं आएंगे, वो पॉलिटिकल पार्टीज में आने वाले हैं शोएब अख्तर, ठीक है। हर वहां के क्रिकेटर बन जाते हैं, एक मौका इनको भी मिलेगा शोएब अख्तर साहब, इसलिए अपना बॉडी वॉडी बना रहे हैं। तो इंडिया जानता था, इसलिए दो चीज किया। पहला, डिफेंस टेक्नोलॉजी किसको बोला? रसिया से लेने के लिए। म्यांमार को लिया कि नहीं लिया? जो से बोले सुनो। दूसरा पॉइंट, व्हेन बांग्लादेश इधर बर्न देन इंडिया हैज बॉर्डर इंटेलिजेंस, सो शेयरिंग विथ द, मतलब जैसे बांग्लादेश बना तो हमारे लिए भी कांड हो गया कि सर बांग्लादेश को भी सेफ रखना है, क्योंकि बांग्लादेश को पाकिस्तान और अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है। इधर तीसरा, इंडिया एंड म्यांमार डू ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशंस, डन। हमारा युद्धाभ्यास चलता है म्यांमार के साथ, खूब पॉपुलर भी है। तो इंडिया एंड म्यांमार की आर्मी जो है वो काफी ट्रेन करती है, फिर इंडिया म्यांमार की आर्मी को ट्रेन करती है। हर किसी की आर्मी को सीनियर उठाकर इंडिया ट्रेन करता है जानबूझ के। छुटपुटिया लोग को ट्रेनिंग नहीं होता है। तालिबान में भी किसका ट्रेनिंग हुआ? तालिबान का जो हेड लीडर है उसका ट्रेनिंग हुआ। लोकल सब बोले तो हमको सब नहीं, जो मेन लीडर है उसका ट्रेनिंग, क्योंकि मेन लीडर का ट्रेनिंग अगर यहीं पे होगा तो बाकी चुटपुटिया को तो संभाल ही लेगा, क्या दिक्कत है। इधर लास्ट, इंडिया म्यांमार के बाद म्यांमार को हमने बोला कि टेररिज्म जो है आपको भी परेशान करेगा, इसलिए आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आसियान। तो म्यांमार बोला डन, क्योंकि सर अगर हम ट्रेड करेंगे तो कोई भी आदमी, मैंने बोला कि ट्रेड अगर करेगा ना तो पीसफुल रह सकता है। जब तक आपके घर में पैसा नहीं आएगा आपका माइंड शांत नहीं रहेगा। आप जो है ठेठ भाषा में ऐसा ऐसा हरकत करेंगे जिसका कोई हद हिसाब नहीं है, लेकिन जिन्हें आप कमाना शुरू कर देंगे उस दिन बड़ा जिम्मेदार आप हो जाएंगे। किसी को विश्वास नहीं होगा कि आप वही आदमी हैं जो पहले फलना ठिकाना थे। इसीलिए हर चीज में अगर आपको आईएएस भी बनना है तो आईएएस के लिए बहुत स्वाभाविक है कि आप दो तरीके से संतुष्ट होने चाहिए। पहला, अगर आपके पास माइंड पीसफुली ये है कि हमारे पास ऐसे भी कुछ है नहीं, तो हमको जो है पाने के लिए सब कुछ है, इसलिए दो टाइप के लोग आईएएस बनते हैं। एक वो जिनके पास कुछ भी नहीं है, पाने के लिए सब है, वो आईएएस बन जाएगा। और दूसरा वो लोग बनेंगे जिनके पास सब कुछ मतलब संपन्न है। और संपन्न मतलब ये नहीं कि उनके पास सारा कुछ है, संपन्न मतलब उनको माइंड से पीसफुल है कि भैया हमको अब इसके अलावा कुछ चाहिए नहीं, मतलब हमारा माइंड शांत है। और इसीलिए लोग बोलते हैं कि आईएएस मिडिल क्लास बनता है, बिल्कुल गलत है। आईएएस मिडिल क्लास नहीं बनता है, आईएएस लोअर मिडिल क्लास बनेगा, बिल्कुल नीचे वाला तबका का। इसलिए जितने भी टॉपर्स को देखिएगा, जो रैंक 1 या रैंक 2 या रैंक 10 तक होगा वो पूरा संपूर्ण होगा, उसके पास लगभग वो हर सुविधाएं होगी। किसी भी समय के टॉपर को देखिए, चाहे कनिष्क कटारी हो, अक्षर जैन सर हो, चाहे कोई हो, उसके पास सब होगा। और जो उसके बाद का जो इतिहास रचेगा तो टॉपर का जिक्र कभी कभी कम ही होगा, ज्यादा जिक्र किसका होगा कि ये देखिए इसके घर पे जो है इसके पापा रिक्शा चलाते तो उसके बाद ये आईएएस बन गया है, ये देखिए ये घर पे खाने के लिए नहीं वो आईएएस बन गया, तो जिक्र उसका होगा, जिक्र टॉपर का नहीं होगा। क्या सुन पा रहे हैं? तो लॉजिक ये है इधर कि सर अगर हम बात करते हैं कि कोई भी आदमी अगर इकोनॉमिकली ठीक ठाक लेवल पे हो जाए तो माइंड शांत रहेगा। पाकिस्तान के पास पैसा है ये नहीं है, इतना खाता भी कर्जा लेके है, सोता भी कर्जा लेके है, और अमेरिका पैसा नहीं देगा तो चाइना के पास भीख मांगने चल जाएगा। इसका भीख मांगने का टेंडेंसी शुरुआत से है, समझ में आ गया? देखिए हमने पाकिस्तान को ही बोला था कि हरामखोर कम से कम तू कुछ नहीं तो इसको ज्वाइन कर ले, BRI को। ध्यान समझना, इधर BRI कहां का है?
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो ये ब्रो नहीं है, वो अलग है, इंडिया का है वो हमारा है बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन। हम पाकिस्तान को बोल भी नहीं सकते हैं, तो बर्बादी कर देगा वो, ध्यान समझिए। हमने बोला कि चाइना से तू सब कुछ मदद ले ही रहा है, तो तू किसी एक ग्रुप को ज्वाइन कर ले, बीआरआई को ज्वाइन कर ले कम से कम। क्योंकि सर देखिए, जैसे ही कोई भी देश किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेगा, उस पर पॉलिटिकल प्रेशर बनने लगेगा। और जब बिजनेस करिएगा ना, तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर आएगा कि आपका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, तो आपको उस हिसाब से अपने में बदलाव करना पड़ेगा। और आप फिर आतंकवाद नहीं बल्कि अपने बिजनेस सेंस में काम करना शुरू कर दीजिएगा। तो हमने पाकिस्तान को बड़ा लालच दिया, सार्क भी बोला कि सार्क ज्वाइन कर ले, आसियान ज्वाइन कर ले, नहीं तो बीआरआई ज्वाइन कर ले, कुछ भी ज्वाइन कर ले। जब भी कोई बात बोला गया, पाकिस्तान किसी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है। इसलिए पाकिस्तान में आतंकवाद का सबसे बड़ा कारण यह है कि किसी इकोनॉमिकल ग्रुप से ज्वाइन ही नहीं है, और जिस दिन ज्वाइन हो जाएगा उस दिन पूरा टेररिज्म खत्म होगा। तो इसीलिए हमने इंटरनेशनली पाकिस्तान को पूरा एक्सपोज किया, ताकि ये किसी इकोनॉमिकली कंडीशन को ज्वाइन करे। इधर देखिए, म्यांमार का आर्मी अगर इस तरीके का नहीं होता प्रोग्रेसिव, तो एक ना तो आसियान को ज्वाइन करता, ना सार्क को ज्वाइन करता। म्यांमार ने आसियान को भी ज्वाइन किया, म्यांमार ने यहां तक कि जो है सार्क प्रोसेस को भी ज्वाइन करने के लिए अपना हाथ बटाया, कि डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली सही। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि वहां की आर्मी प्रोग्रेसिव है कि डिग्रेसिव है? प्रोग्रेसिव है, सुन पा रहे हैं। और इधर पाकिस्तान को हमने बहुत बार बोला लेकिन कुछ नहीं किया। इसलिए यहां देखिएगा, एक है MLAT दिख रहा है, और MLAT मैंने बोला था, तो ये है जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेड ट्रीटी। ये म्यूचुअल लीगल असिस्टेड ट्रीटी में सिर्फ ये बोला गया कि हमारे पास एक्सट्राडिशन ट्रीटी नहीं होगा, लेकिन मिलिट्री इंटेलिजेंस आपको हेल्प करेगी। और नीचे लिखा हुआ है नो एक्सट्राडिशन ट्रीटी। आप अपने कॉपी में कहीं पे भी लिख के रख लीजिएगा, एक्सट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा जो आप अपने नोट्स बनाएंगे उसमें। तो यहाँ पे हमने दो चीज किया, इधर MLAT भी है, और उसके बाद हमारे पास सारा का सारा डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयरिंग है। तो ओवरऑल हम अगर बोले कि म्यांमार के साथ हमारा कैसा रिलेशन है, तो क्या लगेगा आपको, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? और पॉजिटिव भी नेक्स्ट लेवल का है, लगभग सब कुछ है, कुछ भी बचा हुआ नहीं। क्लियर है यहां तक? सुन पा रहे हो? अब एक कॉपी निकालो 2 मिनट, और फटाफट जो बताते हैं एक दो पॉइंट अलग से लिख लो, जो इसमें है या नहीं है उसकी बात नहीं है, लिख लो फटाक से, ताकि मामला आसान हो जाए। अब कुछ लोग क्या है, आराम से ठंडी का एहसास ले रहे हैं, तो 12 बोले एकदम ऐसे, फिर उसके बाद धीरे धीरे हाथ कहा जाएगा ऐसे, फिर निद्रा के मुद्रा जाएंगे। हाथ कैसे इतना देर तक रख रहे, कैसा लगता पूरा चीर के बाहर निकाल देगा। लिखिए एक IS सिंधुवीर, ये थोड़ा सा INS सिंधुवीर, ये चूंकि करंट अफेयर में फिर आ गया है तो मैं आपको लिखवा देता हूं, इसमें लिखा हुआ है, उसके अलावा कुछ चीज और बाकी आप देख लेना अपना। याद रखिएगा, इस बार का प्रीलिम्स का पेपर जो 26 मई को है, वो प्रीलिम्स का पेपर भैया पहले ही से आउट हो गया है। भैया आउट होगा मतलब समझना, हम नहीं एक्सपोज किए तो आपको पढ़ के ले जाएगा। आउट इन द सेंस, मैंने बोला जिस साल भी इलेक्शन होने वाला होता है उस साल सबसे ज्यादा क्वेश्चन पॉलिसी से आएगा, एकदम डन, पॉलिसी से क्वेश्चन आएगा कि उस साल सबसे ज्यादा पॉलिसी होता है। तो इस बार का 2-3 सब पहले से एक्सपोज है। इंडिया में एक कौन सा समिट हुआ था, G20, रेडी रहिए इसके लिए। मेंस में कम से कम 50 नंबर आपको अकेले देके जाएगा ये। और दूसरा प्रीलिम्स में ये यहां से लगभग नहीं भी तो मिनिमम 5 से 10 क्वेश्चन निकलेगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो जो जो बड़ा बड़ा समिट हुआ है वो इलेक्शंस के समय ही होता है, जो जो बड़ा बड़ा पॉलिसी बनता है वो इलेक्शंस के समय ही बनता है। तो लकी है 2024 का मेंस अगर तनी सुख दम लगा दोगे ना, थोड़ा सा दम लगा देगा तो चीर फाड़ दोगे, क्योंकि सर आइडिया है पहले से कि यही आएगा, सुना सुना चीज आएगा, क्योंकि सारा का सारा चीज नया नया पॉलिसी अभी इंप्लीमेंट हो रहा है। जितना सुकन्या योजना, समृद्धि योजना, जितना योजना है ना सब अभी हो जाएगा। और हमको लगता है जनवरी फरवरी आते तक तो सब हो जाएगा, अभी बजट आने वाला है, ध्यान समझना। तो इस साल का बजट बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इलेक्शन है। और इस बार बीजेपी देख रही है ध्यान से कि बजट किधर ज्यादा देना है, कौन तबका नाराज है, तो जो नाराज है उसको देगा ज्यादा। तो सब लोग नजर बैठा के रखा हुआ है, इसीलिए इस बार का फरवरी तक बजट वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बजट से कम नहीं भी तो मिनिमम 10 से 12 क्वेश्चन, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, प्री मेंस दोनों। तो आपको बस कॉमन सेंस का बात है, हम मेहनत नहीं करते इसलिए हो जाता, नहीं तो अधिकतर बार देखा जाएगा तो क्वेश्चन हमेशा जो है इलेक्शन के समय एक्सपोज रहता है कि आउट है। तो पॉलिसी ध्यान रखिएगा। चलिए तो अब एक पॉइंट लिख लीजिए, उसके बाद हम बातें आगे। पहला लिखिएगा एक चीज जो इसमें लिखा हुआ है, सबसे फर्स्ट MLAT लिख लीजिए। MLAT म्यूचुअल लीगल असिस्टेड ट्रीटी, म्यूचुअल लीगल असिस्टेड ट्रीटी 2000। और जो है म्यांमार के साथ याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है, कैसे पूछता है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट बीन ट्रीटी विथ दिस कंट्री। और नॉट में पूछ के करता है कि MLAT किसके साथ नहीं है, तो ध्यान रखना।
तो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी विथ म्यांमार इन 2010। क्लियर है यहां तक? दूसरा, नो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी विथ म्यांमार, नो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी विथ म्यांमार। तीसरा, इन 2020 इन 2020 द नेवी, या ब्रैकेट में नेवल, नेवल भी जहां है नेवी का ही है, द नेवल या नेवी कॉर्पोरेशन, द नेवी या द नेवल कॉर्पोरेशन विथ म्यांमार, हाँ, in which India gave INS सिंधुवीर सबमरीन पनडुब्बी हो गया पानी के अंदर, सबमरीन। नाम इसलिए याद रखना क्योंकि अलग से पूछता है एक क्वेश्चन साइंस एंड टेक में, INS सबमरीन का पूरा फीचर्स किसी का भी पूछ देता है। तो INS सिंधुवीर सबमरीन लिख लिए। नेक्स्ट इसके आगे लिखिएगा एक और, मेनी नेवल पॉलिसी विथ म्यांमार, मेनी नेवल पॉलिसी विथ म्यांमार हैज बीन promised लिख लिए, and it will be implemented in 2024 January, और अपना आंख नाक और दिमाग खुले रखिएगा। जनवरी में म्यांमार पे बहुत सारे पॉलिसीज आपको मिल जाएंगे जो एग्जीक्यूट, देखो डेट होता है ना, हम थोड़ा डिले हो गए, ये 2023 में होने वाला था, क्योंकि लॉकडाउन के चक्कर में ना सब कुछ आगे शिफ्ट हो गया, एक साल 1.5 साल आगे शिफ्ट हो गया। जो भी ये हुआ ना अभी इसरो ने जो कांड किया, क्या कांड किया था, चंद्रयान वाला, इस जो भी कांड था ये सब का सब 2022-2023 में था, लेकिन सब एक एक साल आगे बढ़ता चला गया। सेम ये हुआ म्यांमार का न्यूज में जैसे ही आएगा मैं पहले बता देता हूं, आप देख लेना, जनवरी में अपडेट कर लेना। मैं तो जितना काम है बता ही दूंगा, लेकिन ध्यान रखना, लगभग कहा जा रहा है कि कम से कम 81 पॉलिसीज म्यांमार के साथ साइन हुआ है, और वो 81 पॉलिसी में मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स तीनों का बहुत बड़ा रोल है। उसके पीछे कारण ये है कि इंडिया का मिलिट्री इंटेलिजेंस ने बताया कि पाकिस्तान ने म्यांमार में लगभग अपना पैठ ठीक ठाक लेवल पे जमा लिया है, जो कि वो अपने हिसाब से काउंटर अटैक नॉर्थ ईस्ट स्टेट में कर सकता है। ये गवर्नमेंट का सीक्रेट डेटा है। जिस तरीके से आपको याद है, मैंने एक बात बताया था कि स्वैपिंग होता है, स्पाई स्वैपिंग, याद है? और मैंने बोला कि कितनी बार रॉ का और ISIS का जो पाकिस्तान का है स्वैपिंग हुआ, इधर का रॉ कितनी बार उधर उधर से बुला लिया जाता है, कितनी बार पाकिस्तान का किया जाता है। सेम कुछ वैसे ही पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे स्पाई हैं जो म्यांमार में पकड़ा है, और वहां से आइडिया लगाया गवर्नमेंट ने कि म्यांमार में गेम ठीक ठाक लेवल पे पाकिस्तान अपना खेल रहा है। ये कहने की बात नहीं है, गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो सर इसलिए हमारा 81 से 82 पॉलिसी म्यांमार के साथ बढ़ा दिया हमने। अब आप मुझे बताओ, म्यांमार के साथ अगर रिलेशन अपना देखा जाए तो खराब तो नहीं है, लेकिन सर अगर कोई कंट्री बार बार किसी के पास आकर वही हस्तक्षेप करता रहे तो हमको अपना सिक्योरिटी पर्पस के लिए तैयार तो रहना ही चाहिए। वो अच्छा बात है, बुरा तो नहीं है। तो ध्यान से थोड़ा समझिएगा कि अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन एक कांड हमारे लिए क्रिएट हो जाएगा, और ये है दूसरा हेडिंग डालिएगा, काला दान। ये इसलिए ये मैं जो वही लिखवा दे रहा हूं जो प्रेजेंट में आपको काम आएगा, बाकी तो आपके पास नोट्स में पूरा है। काला दान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, काला दान। और काला दान पहले लिख लीजिएगा क्या है, तो इट इज अ पोर्ट। ये बंदरगाह है भैया, सुअरगाह नहीं है, तो इट इज अ पोर्ट, काला दान। और ये पोर्ट कहां का है, तो म्यांमार का है। तो म्यांमार का पोर्ट, बंदरगाह, जहां पे सबसे ज्यादा हम जब लेके सी रूट से जाते हैं तो सबसे ज्यादा हमारा सामान जो है लॉजिस्टिक वहीं पे उतरता है। और इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले वो एक वर्ड जिक्र किया था, काला दान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। कुछ बुझा रहा है? ठीक है। तो सर काला दान पोर्ट इन म्यांमार, इधर देखो,
इंडिया को प्रॉब्लम होता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में सामान पहुंचाने में, किसके थ्रू? चिकन स्नेक के थ्रू। और चिकन स्नेक आपको पता ही है, देखो जो चीज का यूट्यूब पे जो पढ़ाया जाता है, वो यूट्यूब पे जो वीडियोस बनाए जाते हैं वो मसालेदार होता है। वो मसालेदार इसलिए होता है उनको जुटाना है, सब्सक्रिप्शन जुटाना है, फलना ढिकाना जुटाना है। रखने वाली बात सिंपल ये है कि जब यहाँ का बात अगर करें तो चिकन स्नेक बस इतना याद रखिएगा कि ऐसा नेक है जो जुड़ा हुआ है किसको? इंडिया का मेन लैंड को नॉर्थ ईस्ट स्टेट से। बात खत्म। इसके अलावा चाइना भी इसी पे नजर भिड़ाए रहता है कि चिकन स्नेक है, ये ब्लेड है, वो खाली मारना है। मतलब आप समझ पा रहे हैं, पाकिस्तान का भी पूरा एनर्जी इसी पे भिड़ाया हुआ है। एक ब्लेड मारेंगे नॉर्थ ईस्ट स्टेट साइड हो जाएगा। अभी इंडिया में सबसे ज्यादा वीकेस्ट पॉइंट कोई है तो कौन सा स्टेट है? नॉर्थ ईस्ट स्टेट। लेकिन सर याद रखिएगा, गर्दन पतला उससे नहीं है, कितना मजबूत है भी मैटर करता है। अरे बुझा रहा है। हमने ना सर चिकन स्नेक को प्रोटेक्ट करने के लिए दो लोगों से जमीन मांगा। एक बांग्लादेश से मांगेंगे, दूसरा हमने थोड़ा सा भूटान से भी मांगा। ध्यान से समझिएगा। तो सर बांग्लादेश से मांगा, भूटान से मांगा। बांग्लादेश जो है कभी कभी जो होता है ना, पोता जो होता है, पोता जानते हैं, ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर, दोनों जेंडर इक्वालिटी रखना पड़ेगा। तो पोता कभी कभी तेज बनता रहता है, तो जो है उसके बाद कुछ नहीं किया जा सकता है। हमने बांग्लादेश से मांगा, बांग्लादेश ने मना कर दिया। बांग्लादेश को भी अपना प्रॉब्लम था। भूटान से मांगा, भूटान तैयार था, बोला ले लो, क्या दिक्कत है। बोला कि हमको बस इतना चाहिए कि हम पोस्ट बना ले ताकि हम वहां से फायरिंग पॉइंट अपना रखें और अपना लॉजिस्टिक वहां पहुंचाकर काम कर सकें। म्यांमार से भी हमने कहा कि तुम हमको चिकन स्नेक के पास तो नहीं दे पाओगे, लेकिन तुम कम से कम उस एरिया तक दे दो जहां से हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट पे हम रख लेंगे। म्यांमार खुशी से दे दिया। अब दो कंट्री हमको खुशी से दे दिया। इधर देखिएगा, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो गया इधर अगर मैं ये बोल रहा हूं कि इंडिया ने ईस्ट कोस्ट से सामान म्यांमार पहुंचाया है और वहां से फिर वो म्यांमार से नॉर्थ ईस्ट स्टेट में लेके गया लैंड रूट के थ्रू, तो क्या ये मल्टी मॉडल हुआ या फिर सिंपल मॉडल हुआ? मल्टी मॉडल हो गया। और इधर देखो, हम आज भले ही इसको कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट बोल रहे हैं, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन अंग्रेज बहुत पहले ही कर चुके थे और उसी का हमने इस्तेमाल करना अब शुरू किया है। अब देखो क्या होता है, इसका काम खूब तेजी से शुरू हुआ। हरामखोर पाकिस्तान ना बीच में हर बार कभी कालादान मल्टी जो पोर्ट है वहां पे कभी कुछ बर्बाद कर देता था, कभी बीच में सी रूट में कुछ पायरेसी कर देता था। इसको सक्सेसफुल होने में बहुत रोका गया। दूसरा, कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गया म्यांमार से रेलवे का नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। सर पटरी गायब। ध्यान से समझिए, पटरी गायब तो पाकिस्तान जाकर नहीं करेगा। अरे भाई, कोई आदमी जब बड़ा कोई गेम खेलता है तो खुद थोड़ी वहां रहता है, वो तो करवाता है। और दंगा जब होता है तो दंगा में जो मेन आदमी है वहां पे थोड़ी रहता है, वो तो पीछे रहेगा, वो तो बस करवा लेगा, अपना वोट निकाल लेगा, बात खत्म। जैसे बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र में हमेशा दंगा से पहले मैंने क्या बोला, हर ऑटो वाले, हर बिहारी यूपी को पता रहता था कि दंगा होने वाला है, सबको बोल दिया जाता था पहले ही। दंगा होता था, फोटो हो जाता था, वीडियो हो जाता था, वोट मिल गया, दंगा खत्म, बात खत्म, एकदम मामला निपट गया। तो थोड़ा ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इधर यहाँ पे जब भी मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट शुरू हुआ, इधर रेलवे जाएगा, जॉब्स क्रिएट होंगे, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में रिसोर्स सेल सब होगा। लेकिन तभी लाओस, वियतनाम, इसमें दोनों सब तरीके से देखो, कंट्री को फायदा होगा, जॉब होगा, सब हम लोग कर ही रहे थे। लेकिन सर नीचे देखिएगा, प्रॉब्लम एक है कि आईएसआई यानी कि पाकिस्तान इन सब को प्रोजेक्ट को ना तोड़े, सबोटाज ना करे, इसलिए हमने कालाधर मल्टी प्रोजेक्टर जो है उसके लिए बेस्ट किया। अब हम जब बनाते हैं तब तक दो चीज बोलता है कि सर बे ऑफ बंगाल को थ्रू जा रहा है, बांग्लादेश जो है उसको चढ़ा देता है, कभी बांग्लादेश बोलने लगता है कि हमारे एरिया से नहीं जा सकता। ये मतलब ओवरऑल पाकिस्तान का मेन मुद्दा ये है कि अगर इंडिया पहुंच गया म्यांमार में इस तरीके से, तो हमारा पूरा का पूरा जो है प्लान और चौपट हो जाएगा। तो इधर देखिए, जो मैं बोला हूं ना कि 81 लगभग प्रोजेक्ट म्यांमार के साथ साइन है, ये इसमें से एक कालादान भी है जो आपको जनवरी में उद्घाटन मिल जाएगा सुनने को, और बीजेपी फिर इस पे इलेक्शन लड़ेगी। ध्यान से समझिएगा, ये लगभग इसका 90% काम बोल दिया गया, किया जा चुका है। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट शुरू होते ही एक गजब किस्म का रिवॉल्यूशन क्रिएट हो जाएगा। और इसी नाम पे इस बार हर बार बीजेपी बॉर्डर पर लड़ी है। जब इलेक्शन होता है तो कभी पाकिस्तान से लड़ाई हो जाता है, हमारा कुछ बुझा रहा है, कभी चाइना से हो जाता है, चाइना से कम होता है क्योंकि पता है चाइना हमको पकड़ कर थूक देगा। सच बात ये है। तो इसलिए हम लोग क्या है, अब की बार म्यांमार के साथ गेम खेलेंगे। और बीजेपी का जो इस बार का लोकसभा इलेक्शन होगा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट को खूब जो है आगे बढ़ाया जाएगा। अब आइए जरा इधर, तो आप मुझे बताइए, कालाधन मल्टी मॉडल क्या इंडिया के लिए बेनिफिट है या नहीं है? है। जिंदा हो, पत्थर मुख, जोर से बोलना, यस और नो। तो सर लॉजिक ये है कि ध्यान से समझने वाली बात है कि कालाधन हमारे लिए बेनिफिट है, हमारे लिए म्यांमार भी सपोर्ट कर रहा है, यहां तक सब ठीक है। अब लास्टली देखने का एक है प्रॉब्लम, वो देख लेते हैं, फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। ये जो है इसको पढ़ना जरा, राइट साइड खाली,
जल्दी से पढ़ना फटाफट, बहुत पुराना है ये, पढ़ लो एक बार, पढ़ लिया ये तो उसी समय का है जब लेके गए हैं बंगाल मुस्लिम्स को। कौन सा स्टेट है? रैखिन स्टेट, और म्यांमार में उनको क्या बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में? रोहांग। अरे बता दिया हूँ। चलो देखो चाहे मत देखो, आगे बढ़ते हैं। अब ये बस ये कांड आज बता देते हैं, फिर हम लोग जो है कल कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? तो जरा देख लो इधर, फिर से पूछ रहा हूं, जमीन किसको दिया गया था, किससे मांगा गया था, किसने मना कर दिया था? मुस्लिम लेबर्स ने, यानी कि रोहांग। और रोहांग लोगों ने यानी कि मना कर दिया जमीन देने से। इधर देखिए, उसका खामियाजा जो है थोड़ा यहां पे मिलेगा। तो मैंने बोला कि जो 786 आप बार बार देखते रहते हैं, और बहुत लोगों को बुरा भी लगता है कि 786 लिख के घूमते रहते हैं, हम भी 999 लेके घूमेंगे। भाई आपको जो मना लिख के घूम लो, कुछ नीचे लिखा रहते हैं अलग अलग, जादव, जय महाकाल, भूमिहार, राजपूत, पता नहीं इतना 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 रद्दी लगता है वो देख के। अब उनको अच्छा लगता हो, भगवान उनका भला करे, लेकिन फिर भी जो है लिखा रहता है तो लिखा रहता है। यूपी में जाइएगा जय महाकाल, फॉर्चूनर पे मिलेगा ज्यादातर महाकाल, और समझ लीजिएगा भौकाल टाइप करने वाला। समझ पा रहे हैं? अब इस तरीके का जो कांड है वो लोग लेके घूमते हैं, तो विवाद तो देखा जाए तो नस्लवेदी टाइप का है कि कोई बोले कि 786 लेके घूम रहा है तो उसको बेकार लग जाता है। भाई आप भी तो लिख रहे हो आई एम ब्राह्मण, आई एम राजपूत, फलना ढिगाना, तो उस बात को इधर हटाइएगा और दिमाग में रखिएगा। 786 का सिंपल बड़ा अच्छा मीनिंग होता है भैया, कि भैया इसमें है कि ऑलरेडी इसका मीनिंग जो है यहाँ पे लिख भी दिया कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वो अरबिक वर्ड है, और इसका मतलब एक ही चीज है कि जब भी कभी गॉड जो है, जो भगवान अल्लाह जो भी है, वो बहुत ही एक ग्रेटफुल है, मर्सीफुल है, सुखद है, कृतज्ञ है, सबकी रक्षा करता है, भला करता है। ये एक बहुत अच्छा वर्ड है जिसका कोई लेना देना इस बात से नहीं है कि वर्चस्व कोई दिखाना चाह रहा है। क्लियर है? और हर आदमी का एक लकी नंबर होता है, हर धर्म का एक अपना नंबर होता है, लोग रख रहे हैं। सर गड़बड़ बस ये हो गया कि जब ये 786 लिखते हैं तो बुद्धिस्ट के लिए एक नंबर है 969। कौन सा नंबर है? तो बुद्धिस्ट लोग क्या करते थे इधर, आप मुझे बताइए, बुद्धिस्ट लोग तो तभी से चिढ़ गया जब जमीन मांगा मुस्लिम नहीं दिया, तो बुद्धिस्ट लोग उन लोग को कन्वर्ट करना शुरू किया कि तू कन्वर्ट हो जा बुद्धिस्ट में। तो रोहांग के कुछ वैसे मुसलमान जो कन्वर्ट होने लगे बुद्धिस्ट में, उनके घर के बाहर 969 लिख दिया जाता था। ध्यान समझना, क्या लिखा जाता? 969। जैसे यह घर कोरोना से प्रभावित है। आप समझ पा रहे हैं? तो लॉजिक क्या है, इनके घर के बाहर क्या लिख दिया गया? 969, मामला खत्म। अब 969 देखकर मुस्लिम लोग को गुस्सा आया, तो इन्होंने दूसरे और अपने घर के सामने 786 लिखना शुरू कर दिया। अब देखिए, ये गवर्नमेंट वर्सेस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का लड़ाई शुरू हो गया, एक तरह से सिविल वार। अरे है ना? अब गवर्नमेंट जो है वो 969 लिख रहा है, उसी के खीस में ये लोग शुरुआत क्या कर दिया? 786। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ अलग ही सोच लिया। गवर्नमेंट सोचा 7 + 8 + 6 = 21। कुछ बुझा रहे हैं? कितना हुआ? 21। और ये मुस्लिम लोग जो है 21वीं सेंचुरी में डोमिनेट करना चाहते हैं पूरी दुनिया पर, इनका कोडवर्ड है 786। बिल्ला 786 नहीं। अब सब लोग समझा कि 21वीं सदी मतलब 2000 से लेकर 2099। अरे बुझा रहे हैं ना? 21वीं सदी पता है ना? अच्छा 20वीं सदी कब से कब तक? 1999 लगभग। एक जोड़िएगा तो उधर एक बढ़ा दीजिएगा, बात खत्म। और सर इनका सोचा हुआ प्लान हो गया क्या? 2001 में लादेन मार दिया बम। इधर देखना, 21वीं सदी कब से कब तक? 2000 से 2099, और 2001 में लादेन बम मार दिया। आप कह रहे हैं, देखो हम कह रहे थे कि मुसलमान सब जो है 21वीं सदी में डोमिनेट करना चाहता है पूरी दुनिया में, देखो अमेरिका पे बम मार दिया। सर एक कोइंसिडेंस हो गया, और ये ऐसा कोइंसिडेंस हुआ कि सर ये लोग को लगा, इधर ध्यान से देखिए, और ये जो है 9/11 का अटैक अलकायदा, अरे पढ़ाया हूं अफगानिस्तान में, और जैसे ही अटैक किया बुद्धिस्ट लोग ये मान लिए कि हम जो सोचे तो सही है, इस 786 कोई भगवान का बात नहीं है, इस सारा गेम है, सारा जो है खेल चल रहा है। अच्छा सर वो कम से कम 2010-12 में मारा था, एक बात रहता, 2001 में मार दिया जस्ट शुरुआत में। अब ऐसा समय पे मारा इधर कि सबको लगा कि पूरा का पूरा बुद्धिस्ट जो है इनसिक्योर हो गए, और बोले कि ये प्रूफ देखो, हम जो बोले थे वो प्रूफ कर दे, इस्लाम पूरे दुनिया में वर्चस्व कायम करना चाहता है। कुछ बुझा रहा है? और इसके बाद दो चीज हुआ, 21वीं सदी के शुरुआत में इन्होंने बम फोड़ दिया। 2001 से 2011 तक अराकन युवा में काफी ज्यादा वायलेंस हुआ, काफी विद्रोह हुआ, और गवर्नमेंट अब बोली कि ना अब निपटाओ, अब मामला जो है खत्म हो। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये जो है प्रूफ हो गया।
अच्छा, गवर्नमेंट भी क्या है, गधा नहीं है, गधा नहीं है, महागधा है। क्योंकि गवर्नमेंट एक ऐसा कैसे हो सकता है, दो मतलब दो गवर्नमेंट महागधा साबित हुआ। एक हुआ श्रीलंका वाला, देखो पाकिस्तान का जिक्र नहीं कर सकते, उसका छोड़ दो, वो भाई जो है वो अलग है, आउट ऑफ द बॉक्स है। तो इधर देखिएगा, श्रीलंका ने क्या गड़बड़ किया, ये थोड़ा समझदारी दिखाता तो तमिल को अगर राइट्स दे देता तो कभी विरोध होता ही नहीं। लेकिन श्रीलंका ने पूरा का पूरा सिन्हालीज को हथियार देना शुरू कर दिया और मारो और खत्म करो। तो आज देखिए उसका हाल क्या है। यहां पे भी कुछ वैसा ही करेंगे। लेकिन इधर देखिए, मैं बार बार बोल रहा था कि पाकिस्तान मौका ढूंढ रहा है, कोर्स किया हुआ है, ये नौकरी नहीं मिल रहा है, कोर्स करने के बाद नौकरी नहीं मिलेगा तो इंसान तिल मिलावे करेगा। सर ये आया और बोल रहा है म्यांमार के आदमी को, क्या बोल रहा है, आपके लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, कह रहे हैं हमारे लिए प्रॉब्लम रोहिंग्या, रोहांग वाले। तो कह रहा है बस आप हम पे छोड़ दीजिए, सारा मामला निपटा देंगे हम, क्योंकि हम मुस्लिम कंट्री है, हम इन लोगों को जाकर डोमिनेट करके इनको हम अपने प्रभाव में लेंगे। और उनको जाकर क्या बोलना शुरू किया कि तुम लोगों का क्या प्रॉब्लम है रे। तो कह रहा है हम लोग का प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट हम लोग का साथ नहीं दे रहा, कह रहा हम तुम्हारा साथ देंगे। कौन बोल रहा है, पाकिस्तान। सर देखो क्या गेम खेला है ये, यानी कि इसने जीत लिया दिल किसका किसका, एक म्यांमार के आर्मी का भी और दूसरा किसका, जो रोहिंग्या था उनका। और उनमें से इधर यहां तक नहीं बल्कि पूरा का पूरा गेम क्या खेला कि उन लोगों को जाके बोला कि हम तुमको हथियार देंगे, हम तुमको सब कुछ देंगे, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, तुम्हारे ये वो इंसान ये भला ये बिस्मिल्लाह उस्मिल्लाह सब बोल के एकदम दिमाग खराब कर। इधर देखिए अब पूरा का पूरा ये लोग जो है हथियार उथियार लेके रेडी हो गए और दो ग्रुप में बांटा। पाकिस्तान ने बोला अकेले नहीं, आर्मी बहुत स्ट्रांग है। क्या सिखा रहा है, एक आदमी एने से एक आदमी ओने से, तो दो ग्रुप बनाया। एक पहला ग्रुप का नाम मत भूलना, एक ग्रुप अभी भी पॉपुलर है, दी अक्का मुल मुजाहिदीन। अच्छा नाम से भी पता चल जाएगा, जो जो काम वो किया था अफगानिस्तान में सेम इधर। और दूसरा उसके बाद हरक्का अल यकीन। ध्यान समझना, ये दो ग्रुप क्लियर है, क्लियर है यहां तक। कौन बनाए, पाकिस्तान। दोनों को हथियार दिया और बोला क्या कि पूरा का पूरा म्यांमार के आर्मी पे बरस जाओ। और म्यांमार के आर्मी को बोला था कि हम तुम पहले अटैक करेगा तो पूरा वर्ल्ड तुमको देखेगा, हम उन लोग से पहले अटैक करवाएंगे और तब तुम बोलना कि ये देखो हम पे अटैक कर रहा है और तुम मार के खत्म कर देना, बात खत्म। दोनों तरफ से इसका देखो क्या है सर, इतना कोई कैसे हरामखोरी का कोर्स कर सकता है, आइडिया ही नहीं है। इधर देखिए दोनों तरफ का विश्वास जीत रहा है ये। इन लोगों को क्या बोला, जैसे ही लोग अटैक किया म्यांमार की आर्मी अब पूरी तरह से खुलेआम मारने लगी कि भैया देखो हम पे अटैक किया है, गवर्नमेंट को मिल गया मौका, मारने लगा। जैसे ही मारने लगा इन लोगों को क्या बोला, एक काम करो कुछ लोग भागो बांग्लादेश में, कुछ लोग भागो इंडिया में। बोला कि अकेले सब गोड़ा इंडिया की तरफ मत भाग जाना, क्योंकि इंडिया को शक हो जाएगा कि सब हमारे तरफ का आ रहा है। तो कुछ बांग्लादेश में भाग जाओ और कुछ कहां भाग जाओ, इंडिया में। इधर बताओ मुझे, पाकिस्तान जिधर जिधर दोनों को भेज रहा है, दोनों उसका क्या एक तरह से दुश्मनी तो है। इंडिया में भेज के इंडिया में बर्बाद करेगा, बांग्लादेश में भेज के बांग्लादेश को बर्बाद करेगा। ध्यान से समझना, ओवरऑल इसका ये जो दोनों ग्रुप है वो दोनों ग्रुप में किसके प्रति ये ग्रुप, मतलब किसके चलते ग्रुप बना, पाकिस्तान के चलते। तो ये लोग तो पाकिस्तान को पूज रहे हैं कि भाई हथियार हमको दे रहा है, हमारा मदद कर रहा है। तो पाकिस्तान का लॉयल्टी मतलब किसके तरफ जाएगा, इन लोगों का, पाकिस्तान की तरफ। तो पाकिस्तान इनको यूज करके कहां से यूज कर, इंडिया में। सर देखो एक तीर से कितना निशाना साधा है। और देखो इधर जब आए ये लोग, इंडिया वाला पूरा हाथ फैला के, रोहिंग्या आए हैं उनको लिए सर इतना ज्यादा पैकेज दे दिया उनको कि रोहिंग्या आ रहा है हम मदद करेंगे क्योंकि हम ह्यूमैनिटेरियन कंट्री है, इंसानियत है, ये फलना ठिकाना। और शुरुआत में रोहिंग्या को बहुत सारा पैकेज दे दिया गया, अरबों में। सर ध्यान से समझिएगा, गेम समझ में आया दूसरे तीसरे टर्म में कि तो पाकिस्तान गेम खेल रहा है भाई, हमारे इकोनॉमी और रिसोर्स को बर्बाद कर रहा है पाकिस्तान। और बांग्लादेश में भेज के, इंडिया में भेज के हम पे एक एक्स्ट्रा दबाव बन गया। तब इंडिया का पॉलिसी चेंज हुआ और बोला गया रोहिंग्या आर नॉट ऑफ माइन पीपल, हमारा कोई इलीगल माइग्रेंट या किसी का भी हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है। और इंडिया ने कभी भी जेनेवा एकॉर्ड पे साइन नहीं किया है, क्योंकि जेनेवा एकॉर्ड में क्या बोला गया था कि भैया जो भी कोई आदमी जब आपकी तरफ आए तो आपको उसका रक्षा करना है, उसको नागरिकता देना है। इंडिया बोला वो सब नहीं, हम उसी किसी को रक्षा या किसको देना है सर, किसको नहीं देना है, सिटीजनशिप पे हम डिसाइड करेंगे। हम किसी जेनेवा एकॉर्ड के राइट सिग्नेटरी नहीं है। सुन पा रहे ध्यान से। तो हमने रोहिंग्या के प्रति वापस से अपना बात बदला, क्यों, क्योंकि हमको यकीन हो गया कि सारा गेम कौन खेल लिया है, पाकिस्तान। इधर देखिए, और इधर म्यांमार के आर्मी का भी दिल जीत लिया, क्योंकि म्यांमार के आर्मी को भी क्या चाहिए था कि रोहिंग्या को भगा देना है। रोहिंग्या को भगाया गया, रोहिंग्या का भी विश्वास जीत लिया और पूरा का पूरा गेम खेल के दो आदमी को बर्बाद किया, एक इंडिया, दूसरा कौन, बांग्लादेश। कहा जाता है कि आज भी जो ये जो दो ग्रुप्स हैं
अक्का मल मुजाहिदीन और ये जो हरक्का अल यकीन, ये दोनों ग्रुप आज भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में एक्टिव है। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आसान क्यों था भागना? म्यांमार से कहां भागेगा? देखो ना आप मैप पे, म्यांमार से भागना सबसे ज्यादा आसान हो ही है। और भागा भी तो सर अलग अलग तरीके से। अच्छा, सब पे भी बोला कि सब घोड़े एक गाड़ी समझ जाइए रे, ज्यादा समझिएगा क्योंकि समझ में आ जाएगा ना। इंडिया बेवकूफ थोड़ी ना है। लेकिन सर गेम खेल लिया और इंडिया ने उसके बाद तब म्यांमार का क्लास लेना शुरू किया। जब उसको पता चला तब तक सर लेट हो चुका था और रोहिंग्या का ठीक ठाक एंट्री हमारे लेवल पे हो गया था। और उसके बाद वायलेंस ठीक ठाक हुआ इंडिया में और ठीक ठाक लेवल पे। इसलिए मैंने बोला आज से 10-15 साल पहले अगर न्यूज में रहते ना 2010, 11, 12, हर दिन सर कहीं बम, कहीं बस धमाका हो गया, कहीं ट्रेन में आग लग गया, कहीं मिलिट्री मर गया, ये बहुत सारा न्यूज में आता रहता था। और सर इतने लोग इलीगली घुस चुके थे इंडिया में कि उनको कंट्रोल करना ही बहुत चैलेंज हो गया था। और हमने उल्टा तो पैकेज दे दिया उनको, हमारा मेहमान आए हैं, कौन? रोहिंग्या। इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूं, ओवरऑल किस वजह से हुआ? मात्र एक वजह से, उसका नाम है 786। ना ये वर्ड को गलत परसीव किया जाता, ना ही ये लोग समझ में आता। सुन पा रहे हैं? अच्छा, मुस्लिम लोग भी लगा लेते कि 9 + 6 + 9 कितना हो रहा है, तो ये 24 में। तो ये लोग भी अगर कुछ वैसा लगा लेता तो हो जाता। लेकिन सर एक तरह से देखा जाए तो बहाना है। किसी गवर्नमेंट को कैसे पता नहीं होगा कि किसी धर्म का 786 नंबर पॉपुलर कितना हो? किसी को कैसे नहीं पता होगा? सबको पता रहता है। क्या सुन पा रहे हैं? तो ओवरऑल म्यांमार में आपको क्या देखने को मिलेगा कि अभी तक जो आपने बोला, लास्ट लाइन देख लो, उसके बाद खत्म करते हैं। म्यांमार आर्मी पे अटैक किया। म्यांमार आर्मी तो पहले से बोल दिया था कि जैसे ही अटैक करेगा आप इन लोगों को भगा देना। आगे पाकिस्तान जो है ये बोलेगा कि देखिए मुस्लिम को सताया जा रहा है, एंड उन दो ग्रुप में को बोला था कि कुछ इंडिया में जाना, कुछ बांग्लादेश में, ताकि इंडिया को शक ना हो। पाकिस्तान ने गेम दोनों तरफ से खेला और उसको दोनों तरफ फायदा हुआ। क्या सुन पा रहे हैं? इसमें पाकिस्तान को कुछ गया क्या? नहीं, इनफैक्ट कुछ इसको करना भी नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा और गेम खेल के निकल गया है। ये बात तब रिलीज हुआ जब हम लोग स्पाइस स्वैपिंग कर रहे थे। तब स्पाइस स्वैपिंग समय इंडिया को पता चला, तब तक लेट हो चुका था, ठीक ठाक लेवल पे लेट हो चुका था। लेकिन हाँ, बोले ना नीयत जब आपका साफ रहता है तो कोई ना कोई बचा लेता है। तो कुछ चीजें इसीलिए बच गई, अन्यथा बहुत बर्बाद होता नॉर्थ ईस्ट स्टेट। इधर तो आज हम क्लास जो रखे हैं पूरा का पूरा रिपीट करते हैं, यहीं तक रखेंगे। इसके बाद का जो पॉलिसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम तेजी में नहीं भगाएंगे। तो जितना पढ़ाया हूं, अगर रेडी हो, जिंदा हो, जगह हो तो अलर्ट हो जाओ, सुना देते हैं। उसके बाद फिर मामला आगे बढ़ा लेना। तो लास्ट का 2 मिनट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, देख के आगे बढ़ते हैं। क्या रेडी हो? जोर से बोलो। चलो, तो पहला ये 2 नाम, तापुसा एंड वल्लिका, याद रहेगा? जोर से बोलना। ये लोग वो लोग थे जो हिंदुइज्म को खूब प्रमोट किए। कौन भेजे थे? हम। बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म अपने स्टैंड ऑफ फेयर के साथ भेजे थे पॉपुलैरिटी करने के लिए। उसके बाद मैंने फिर से बोला कि प्यू डायनेस्टी हो, चाहे जो भी लोग क्षत्रिय हो, ये सब इंडियन थे कि म्यांमारीज थे? इंडियन ही थे, जिनका ओरिजिन यहाँ का था, लेकिन वहां जाकर इतने सालों से बस गए कि वो अपने आप को म्यांमारी समझ रहे थे। अब उसके बाद ब्रिटिशर्स ने उस पर 2-3 लोगों को निर्वासित करके भेज दिया था अलग। समझ में आ रहे? बहादुर शाह जफर नसर, इस पर तरस आता है हमको। इतिहास में जो है ये अलग लेवल का आदमी है। खैर छोड़िए, आगे उसके बाद आएंगे। तो 2 काम हुआ, उसमें सबसे पहला काम ये हुआ कि ब्रिटिशर्स ने लेबर को लेके गए। कहां से? साउथ इंडिया से और वेस्ट बंगाल से। साउथ इंडिया को चेतियार कम्युनिटी, मतलब वहां से गया, या फिर मुस्लिम कम्युनिटी गया? चेतियार कम्युनिटी गया। यानी कि साउथ इंडिया से चेतियार कम्युनिटी गया जो हिंदुइज्म था, और वेस्ट बंगाल से कौन लेबर गए? मुस्लिम लेबर। और मुस्लिम लेबर को जाकर कहां रखा है? अराकान योमा में कि पेगु योमा में? अराकान योमा में। तो अराकान योमा में जाकर उनको बसाया। रखीन स्टेट, जो म्यांमार के लोकल लैंग्वेज में उनको रोहांग बोलते थे। यहां तक पहले क्लियर है? जो से बोलो। साफ हो गया कि साफाचट हो गया? साफ हो गया ना? आइए आगे आते हैं। नेक्स्ट अब है चेतियार कम्युनिटी और मुस्लिम लेबर के बीच में 2 चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि बाद में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन किया नेविन ने, और नेविन ने जब नेशनलाइजेशन किया तो लैंड मांगा तो सबने दिया, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी ने नहीं दिया, जिसका ये इन्होंने काफी बुरा लगा, और बाद में यही चलकर जो उनके लिए खतरा साबित हो जाएगा। नेविन डिक्टेटर था। नेविन को रिवॉल्ट में करने के लिए नए आदमी था, और वो आदमी कौन थी? आंग सान सूकी थी। और आंग सान सूकी का जो है लीडरशिप क्वालिटी है, एसएलओसी बनाया गया, जिसके तहत ये बोला गया कि रेफरेंडम होगा, जो जीतेगा वो डिसाइड करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को, और इलेक्शन होने के बाद फिर पावर में आएगा। क्लियर? आंग सान सूकी की गलती क्या थी? सोचो, 485 में से 392 सीट जीतने के बाद भी पेशेंस नहीं रखना, ये गड़बड़ी हुआ, और इन्होंने डायरेक्टली पावर मांगने की कोशिश करी, जिसके कारण फिर से वापस उनको कैप्चर करके जेल में डाल दिया गया। क्लियर है यहां तक? और अभी तक वो जेल में है। उसके बाद अभी न्यूज में आया था कि जेल से निकलने वाले हैं, निकलेंगी तो मामला फिर संताएगा और डेमोक्रेसी जो है आगे आएगा, ये ऐसा उम्मीद लगा रहे हैं। आगे, म्यांमार प्रोग्रेसिव कंट्री है, ये बहुत सारे चीजों से प्रूफ ऑलरेडी हो चुका है। हमारा शेयरिंग चाहे उसका एक्शंस ये बताता है। दूसरा,
आगे बढ़ेंगे तो हमने बताया आपको कि इंडिया का जो है पाकिस्तान का गेम म्यांमार में ना हो, इसके लिए हमने म्यांमार को बहुत अच्छे से बहुत सारा कुछ डिफेंस वगैरह टेक्निक किया, जो हमने बोला क्या म्यांमार ने माना नहीं माना, माना। उसके बाद हम आगे चलते हैं। कालादान, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट सबसे हॉट टॉपिक है और अभी के समय में इसका फिर न्यूज में आएगा, जिसमें मैंने बोला कि हम म्यांमार तक पहुंच के पूरा नॉर्थ ईस्ट स्टेट पे अपना जो है रेलवे कनेक्टिविटी बना रहे हैं। आगे ब्रिटिशर्स का ये आपको बता दिया था। अगर हम इसकी बात करें तो 786 वाला मामला दिमाग में रखना है आपको कि ये वही मामला है जिसको सर गलत परसीव कर लिया गया कि 21वीं सदी में मुस्लिम डोमिनेट करना चाहता है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं, और जिसके कारण 2001 में जब अलकायदा ने अटैक किया तो उन लोगों को लगा कि ये बात सही है, जिसकी वजह से अराकन यौम इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। क्लियर है यहां तक? ऐसा गलत फहमी में नहीं रखिएगा, आपको बहुत लोग गलत फहमी ऐसे समझा देते हैं उल्टा सीधा। मैं बता दे रहा हूँ, कुछ लोग ऐसा होते हैं, एक आपको कैंप का नाम बताऊंगा, हालांकि मैं ऑनलाइन नहीं बताऊंगा। उस कैंप में जब आप जाएंगे ना, आपका दिमाग ऐसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा, सच में आप पागल हो जाएंगे। ठीक ठाक लेवल पर रहेंगे, लेकिन आप एकदम अभी बंदूक दो भी मार के आएंगे। तो लॉजिक होता है उन लोग का, होता भी है बहुत अलग किस्म का जिहाद होता है, समझ में आ रहा है? तो सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं होता है, वो हिंदुइज्म में भी होता है। कुछ ऐसे भी हिंदू का दल उल है, फलना दल चिलना दल, इन लोगों का कुछ काम नहीं है, समझ? सारा बेरोजगार आदमी दल ज्वाइन कर लिया हुआ है। अब ये सब बताइए, कोई आदमी अगर कोई आदमी मिल रहा है पार्क में, क्या फर्क पड़ता है? मैंने बोला वो जाकर वहां वीडियो बनाएगा, तुम यहाँ पढ़ने आई थी, तुम क्या, ये तुम कौन हो, उसके ना माई बाप हो ना दादा हो, क्या हो तुम, समझ में आ रहे? इन लोग को फ्री फंड का पड़ा हुआ है, तो बस ये कर लेते हैं। ये इतना वाहियात क्या हो सकता है? इससे बेकार क्या होगा कि दो आदमी जो अपना लाइफ जी रहा है, उसका पूरा फंडामेंटल राइट है, आपको उसमें कौन बोला है कि जाकर हस्तक्षेप करिए? अब जाके वीडियो बना रहे हैं। अगर बढ़िया आदमी होता पकड़े 3 चमाटा वही देता पहले, समझ में आ रहा है? उसके बाद पूछता कि तू कौन है। खैर, फिर भी राजनीति चलता है, चलने दीजिए। और लोग हमको लगता है राजनीति ही करते हैं, बाकी कुछ नहीं। आगे आते हैं, तो मैंने 2 चीज बोला है, ये जो है अगर नहीं होता तो काम होता है। याद रखिएगा, मुस्लिम के लिए बुद्धिस्ट रिलीजियस नंबर याद रखिएगा 969, क्योंकि ये आ जाता है कभी कभी। दूसरा, राइट्स के कारण यहाँ पे आपको 2 चीज बात ध्यान रखना है कि इंडिया जो है डिस्टेबलाइज ना हो, इसके लिए बहुत सारा काम खेला गया। पाकिस्तान ने गेम एक ही खेला कि म्यांमार के आर्मी को बोला कि आपका प्रॉब्लम क्या है, रोहिंग्या, हम उसको भगाएंगे। रोहिंग्या को हथियार दिया, 2 ग्रुप बनाया, नाम बोलना जरा, अक्का उल क्या, अक्का उल मुजाहिदीन और दूसरा हरक्का अल यकीन। ये दोनों ग्रुप्स को बनाया, अटैक करवाया, इधर से म्यांमार ने अटैक किया, भगाया, और भगा के कहां भेजा? इंडिया और बांग्लादेश में। हमारे लिए यहां तक आज रहेगा, इसका आगे क्लास कल कंटिन्यू करते हैं। आपसे निवेदन ये है कि जितना पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लीजिए, और फिर से बोल रहा हूं, एक बार जाकर प्रभु मैप जरूर फिर से देख लीजिएगा, ठीक है? जो से बोलो, मजा आया? नहीं भी आया तब भी हाँ बोलना है, जो से यस और नो, ठीक है? तो कल मिलते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं। और एक और बात, जो करंट अफेयर का कॉपी जो लोग नहीं बनाया, बना लीजिएगा, क्योंकि इसके जस्ट बाद मैं लगभग 1 हफ्ता में पूरा जनवरी से लेकर अभी नवंबर दिसंबर तक का पूरा करंट अफेयर निपटा दूंगा। तो बना के रख लीजिएगा, और वो आपकी जिम्मेदारी होगी, ठीक है? तो चलिए कल मिलते हैं, फिर कल कंटिन्यू करते हैं।